everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Law वाला YouTube चैनल जहाँ पे चल रहा है DJS क्विक कॉन्सेप्ट सीरीज, जहाँ पे अब तक हमने प्रीवियस सारे लेक्चर्स में DJS के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे या मैं कहूँ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के जितने भी टॉपिक्स थे उनको हमने कवर करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ एनालाइजिंग द PYQs। PYQs मतलब जब आप एनालाइज करते हो तो आपको एक टॉपिक पता चल जाता है, एरिया पता चल जाता है जहां से क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और आज हम वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनका कि हमने पिछले कुछ सेशंस में रिवीजन किया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस मैराथन सीरीज, जहां पे जो 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने डील किए थे, फॉर दैट मैटर आई कैन से सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए एंड लिमिटेशन, इन सब के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इन नेक्स्ट 2 आवर्स वी हैव टू इंश्योर कि हम एटलीस्ट 120 टू 150 क्वेश्चंस तो कर ही लें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस सेशन स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी चीज के लिए हम लोग यहाँ हैं, तो समय अब बर्बाद नहीं करना है। ये मेक श्योर करना है स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट, तीनों चीजों पर अच्छी जिसकी कमांड है वो डेफिनेटली प्री को क्लियर कर लेगा। दिल्ली जुडिशरी से आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है तो। इस पूरे सेगमेंट में स्टूडेंट्स हमें मिक्स मैच क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जहां पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिखने वाले हैं, कुछ डायरेक्ट भी दिखेंगे, इंडेक्स बेस्ड भी दिखेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं कि डीजीएस इंडेक्स बेस्ड नहीं देता है, कभी कभी डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड भी देता है। लेकिन जैसे हमारे कुछ सब्सटैंटिव लॉज हो गए, जैसे आईपीसी हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, तो डेफिनेटली उनके हमें कुछ एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी दिखने वाले हैं। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है सीआरपीसी का, दैट इज अंडर सेक्शन 313 ऑफ द सीआरपीसी द पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूजर्स। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनेशन दो सेक्शन में होता है, 311 एंड 313। 311 में तो हम वो विटनेस एंड पर्सन का एग्जामिनेशन करते हैं जो या तो कोर्ट में मौजूद है या कोर्ट में मौजूद नहीं है, which the court deems fit for the helping the court in order to appreciate the evidences, and 313 में कोर्ट अक्यूज को एग्जामिन करता है। 315 में इसी अक्यूज को हमने डिफेंस का एक कॉम्पिटेंट विटनेस माना है। तो आपको ध्यान रखना है कि अक्यूज के रिगार्डिंग कौन कौन से वो सेक्शंस हैं। So now 313 क्या बोलता है? The purpose of examination of the accused is for what? To enable the accused personally to explain any circumstances appearing in evidence against him, or to enable to accused to know his defense। क्या accused को हम उसका डिफेंस पता करने के लिए बोलते हैं, or to enable the accused to know about his charges। It is only and only to enable the accused personally to explain। कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो उसके नॉलेज में है, वो कोर्ट को एक्सप्लेन कर सकता है। वो सारे एविडेंसेस जो उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग वो अपना जो भी स्टेटमेंट देना चाहता है वो 313 में दे सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। इट सेज एनी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पीपी इन चार्ज ऑफ अ केस मे बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड विथड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ पर्सन। मतलब कि किसकी बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 321 की बात कर रहा है, दैट इज विथड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, व्हिच यू आर सपोज्ड टू रीड विद 257, जो बोलता है विथड्रॉल ऑफ कंप्लेंट बाय अ कंप्लेनेंट। सो इसके लिए कंसेंट किसकी चाहिए होती है स्टूडेंट्स? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कोर्ट। राइट आंसर इज कोर्ट। लेकिन ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इफ it is a PP who is not employed or who is not appointed by a central government and उनको अगर केस विड्रॉल करना है, कोई भी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स जहां तक एग्जिस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर लॉ के रिगार्डिंग किसी ने ऑफेंस किया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, डिस्ट्रक्शन कॉज किया है, या दिल्ली स्टैब्लिशमेंट पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट में ऐसा कोई ऑफेंस जो है मेंशन्ड है, तो इन दैट केस स्टूडेंट्स हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की वहां पे परमिशन लेके ही कोर्ट में ऐसा विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन या मैं कहूं प्ली डालनी होगी। सो इन दिस केस आपको इस रिगार्डिंग में एक जनरल रूल पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज कोर्ट इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अंडर सीआरपीसी who empowers the judicial magistrate first class for the trial। जेएमएफसी को कौन एम्पावर करता है स्टूडेंट? स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और सीजेएम, that is high court। section number 260, read this with 261 also, जो कि जेएमएससी के पावर्स बताता है। जेएमएससी के पावर्स बताता है only and only certain offenses में, not all the offenses which are mentioned under 260 subsection 2, only and only certain offenses जिसमें जेएमएससी क्या कर सकते हैं? summary trial। moving on to next question, question number 5, it says under CRPC when the inquiry or the trial relates to an offense under 376 to 376D, the IPC within which period inquiry or trial shall as far as possible be completed from the date of charge sheet। जिस दिन आपकी चार्जशीट फाइल हो रही है उसके कितने दिनों में वो इंक्वायरी या ट्रायल कंप्लीट करनी है स्टूडेंट्स? इट इज 2 months। Question number 6, inherent powers under section 482 of CRPC can be exercised by session court, high court, CJM or
एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो यू हैव टू इंश्योर कि आपसे सीआरपीसी का पूछा है, ना कि सीपीसी का पूछा है. इट इज आस्किंग अबाउट सीआरपीसी एंड इट इज हाई कोर्ट. क्या मेंशन करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमें हाई कोर्ट मेंशन करना है. Moving on to next question, students. Next question है, under CRPC, which irregularity vitiates the proceeding and shall be void if any magistrate not being empowered by law. मैंने पहले ही बोल दिया था सेक्शन 3, 460 एंड 461 को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. इन्होंने पूछा है which irregularity vitiate the proceeding and shall be void. कौन सी प्रोसीडिंग को विशिएट कर देता है? डिमांड सिक्योरिटी टू कीप पीस, इशू सर्च वारंट अंडर 94, होल्ड इंक्वेस्ट अंडर 176, 258 या 259 के अंतर्गत प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बोल रहा है. सो अगर उन्होंने सिक्योरिटी डिमांड कर ली है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी प्रोसीडिंग को विशिएट कर देता है. Next question. Under CRPC, the period of limitation for taking a cognizance of offense shall be 3 years. 3 years होगा कौन से मामले में? If offense is punishable with imprisonment for a term exceeding 1 year, but not exceeding 3 years. Absolutely correct. Exceeding 3, but not 7. 7 का तो जिक्र ही नहीं कर रखा है. Offense exceeding 1 year, but not exceeding 10 year. 10 year का भी जिक्र नहीं कर रखा है. एंड फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो यहाँ पे हमारा 3 इयर्स का मामला नहीं होता है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ध्यान रखना, आपको सारे के सारे सेगमेंट स्पेसिफिकली 467, 468 लिमिटेशन का टाइम पीरियड जो दे रखा है वो अच्छे से मेंशन करना. ये भी ध्यान रखना कि क्या एक्सक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये कहता है व्हेन कैन अ ट्रायल कोर्ट रिलीज एन अक्यूज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन 389 of CRPC after conviction when the accused is on bail and imprisonment is not exceeding 3 years. 542 का जिक्र ही नहीं होता स्टूडेंट्स. अगर ऑफेंस ऐसा है जहां पे imprisonment कितनी एक्सीड नहीं कर रही है, 3 years से एक्सीड नहीं कर रही है, एंड अक्यूज बेल पे है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? रिलीज कर सकते हैं ना. कन्विक्शन होने के बाद भी रिलीज कर सकते हैं क्योंकि अभी उसकी अपील क्या है स्टूडेंट्स? पेंडिंग है. क्लियर? हु कैन विड्रॉ अ केस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर 321? State government, public prosecutor in charge of the case with the permission of the court, public prosecutor in charge of the case even without the permission of the court. गलत हो गया, डीएम का कहीं जिक्र नहीं कर रखा है, स्टेट गवर्नमेंट का कहीं जिक्र नहीं कर रखा है. इट इज ओनली एंड ओनली पीपी और असिस्टेंट पीपी जो कि कोर्ट की परमिशन से केस को विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि केस को विड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, can a person discharged under 258 of CRPC be tried again for the same offense? जिस पर्सन को हम 258 में डिस्चार्ज करें, ध्यान रखना 258 में हमने समन केस के अंदर मजिस्ट्रेट को पावर दिया है कि वो प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं. नाउ यू नीड टू सी कि प्रोसीडिंग कौन से स्टेज पे स्टॉप की गई है. Was that before the evidence of principal witness or was it after the evidence of principal witness? If it was before, then obviously it is going to take the effect of discharge, and if it was after, that is going to take the effect of acquittal. So क्या इस पर्सन को हम वापस से ट्राई कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल किया जा सकता है. नो ही कैन नॉट बी, ही कैन बी ट्राइड विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय व्हिच ही वाज डिस्चार्ज. बिल्कुल इसका वापस से ट्रायल किया जा सकता है. 319 पढ़ो, अच्छे से दिखेगा. नो सेंस प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी, ना ना ना, डबल जियोपार्डी है ही नहीं क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने खुद से प्रोसीडिंग रोकी है वहां पे. Yes, by the consent of the state government. We don't need any consent of the state government. We need the consent of the court. जिस कोर्ट ने खुद ने उसको डिस्चार्ज किया है या एक्विट किया है, वो पर्सन को क्या हो सकता है स्टूडेंट? स्पेसिफिकली डिस्चार्ज. उस पर्सन को वापस से हम ट्राई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? इट सेज Constitution Bench of Supreme Court resolved the conflict of its earlier decision regarding the criminal court power and matter of adding additional accused in a criminal case in the case of Hardeep Singh versus State of Punjab, Mohammad Shafi versus Mohammad Rafiq, Ranjit Singh versus State of Punjab, Hema Mishra versus State of UP. ये बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है सेक्शन नंबर 319 की स्टूडेंट्स, जो कि जनरल प्रोविजंस ऑफ चैप्टर नंबर 24 जनरल प्रोविजंस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल जहां प्रोवाइड कर रखे हैं, वहां स्पेसिफिकली ये सेक्शन बहुत ही प्यारा सेक्शन और कहता है जब इंक्वायरी चल रही थी और ट्रायल चल रही थी, कोर्ट डिड नॉट न्यू और हैड नो आइडिया दैट देयर वाज वन पर्सन हु वाज नॉट नेम्ड एज अक्यूज्ड इन चार्जशीट नाइदर इन एफआईआर. इस पर्सन को क्या हम बाद में ट्राई कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं. और इस मामले में इसका फ्रेश क्या लिख रखा है वहां पे? दैट द प्रोसीडिंग शैल बिगिन अफ्रेश एंड द विटनेसेस शैल बी रिकॉल्ड एंड री एग्जामिन्ड. तो उस मामले में क्या ऐसे पर्सन को हम रीट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल किया सकते. रीट्राई क्या, उसका तो ट्रायल ही पहला है ना,
उसका तो ट्रायल ही पहला है और इस तरीके से ट्राई किया जाएगा एज इफ द कोर्ट टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑन सच इंक्वायरी एंड ट्रायल हैड ऑलरेडी ट्राइड दिस पर्सन, या फिर उसका नाम ऑलरेडी उस चार्ज शीट में मेंशन था, इस तरीके से उसको ट्राई करेंगे। 319 का लैंडमार्क केस स्टूडेंट्स हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब अक्सर पूछा जाता है। आपको तो यहाँ पे सेक्शन नंबर भी मेंशन नहीं करके दे रखा है, तो एडिशनल अक्यूज को जब हम बाद में ऐड करते हैं, ही कैन बी एडेड अंडर हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये कह रहा है अ मजिस्ट्रेट डिसमिसेस अ कंप्लेंट आफ्टर इंक्वायरी holding that the identity of the accused is not disclosed in the complaint order of the magistrate is। Question number 20 क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स? A magistrate dismisses a complaint after inquiry holding that identity of the accused is not disclosed in the complaint, कि complaint में उस पर्टिकुलर जो अक्यूज है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हुई है। क्या मैजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है और हमें बोल सकता है कि सी आप एक अननोन पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर सकते, इस पर्सन की तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज ही नहीं हो रही है। 2D चिल्ला चिल्ला के ये कहता है कि लिसन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कंप्लेन कैन बी मेड अगेंस्ट नोन और अननोन पर्सन आल्सो। सो क्या इस ग्राउंड पे मैजिस्ट्रेट बोल सकता है दैट आई एम डिसमिसिंग इट आफ्टर इंक्वायरी होल्डिंग द इंक्वायरी की अक्यूज जो है वो डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, कंप्लेंट में उसका नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा है? नो is correct since it is mandatory to describe the identity of the accused, correct even if the identity is disclosed in the inquiry, it is not revealed from the complainant. Incorrect since it is not mandatory to describe the identity of the accused in complaint, since the proper course of magistrate was to reject the complaint. This is not a logical or even a legal ground. Absolutely correct option is C यहाँ पे correct option रहेगा because वो most appropriate answer दे रहा है as per your section 200 to 203। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, under section 3 limitation act cross suit by a way of set off shall be deemed to have been instituted। section number 3 में cross suit, that is your क्रॉस सूट है, सेपरेट सूट दे रखा है, इवन अ सूट फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, तो उस मामले में कब हम मानेंगे कि वो इंस्टीट्यूट हो चुकी है? ऑन द सेम डे as a suit in which the set off is pleaded has been filed, on the day on which the set off is pleaded। कौन से डे को? सेट ऑफ के मामले में स्टूडेंट्स उसी दिन, काउंटर क्लेम नहीं पूछा आपसे, आपसे सेट ऑफ पूछा है। सेट ऑफ की सूट उसी दिन इंस्टीट्यूटेड मानी जाएगी जिस दिन की हमारी वो पर्टिकुलर सूट इंस्टीट्यूट की गई थी। द सेम डे एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड हैज बीन फाइल्ड। क्लियर है? बेनिफिशियल का मामला ही नहीं आता है वहां पे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। काउंटर क्लेम अंडर सेक्शन नंबर 3 लिमिटेशन एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। इस मामले में क्या होने वाला है? काउंटर क्लेम में थोड़ा मामला अलग होता है, दैट इज टू से जिस दिन काउंटर क्लेम किया गया है उस दिन हम मानेंगे कि काउंटर क्लेम की सूट इंस्टीट्यूट हुई है। ऑन द सेम डे एज द सूट इन विच द काउंटर क्लेम इज मेड, रॉन्ग ऑप्शन। ऑन द डे ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड। सी बोलता है ए एंड बी विच एवर इज बेनिफिशियल टू द डिफेंडेंट और प्लेंटिफ। बेनिफिशियल वाला मामला हम कभी भी किसी भी केस में देखते नहीं है, बिकॉज लॉ स्टेट्स, इवन एवरी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर स्टेट्स दैट नो पार्टी शुड टेक द undue advantage of any law. It is the mandatory duty of the court to ensure that due, fair and just trial or the procedure has been followed in order to ensure the justice. Clear? Section number 3 of Limitation Act is an independent section in its operation and effect, not independent section in its operation and effect, and is subject to and controlled by section number 4 to 24. Clear लिखा है? Subject to the provisions of section number 4 to 24, this thing is going to take place। ऐसे ऐसे हम suit instituted मानेंगे। We are going to bar the limitation period after the expiry of period, no particular suit can be instituted। Yes, so section number 3 में option number B correct है, but let's read other options as well, क्योंकि एग्जाम में कभी भी बाकी options को read किए बिना हमें एग्जाम में पेपर छोड़ के आना नहीं है। Not an independent section as in its operation and effect and is subject to and controlled by the section 4 to 4 to 27 में गलत हो गया। नॉट एन इंडिपेंडेंट सेक्शन इन इट्स ऑपरेशन एंड इफेक्ट इन रिस्पेक्ट टू एंड कंट्रोल्ड बाय सेक्शन नंबर 32, ये गलत हो गया। सो इट इज फ्रॉम 4 to 24। ठीक है जी। सेक्शन नंबर 4 लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू, कहां अप्लाई होता है? वेयर अ सर्टेन पीरियड हैज बीन प्रिस्क्राइब बाय द स्टैट्यूट, वेयर अ सर्टेन पीरियड इज फिक्स्ड बाय एन एग्रीमेंट, क्या वो टाइम पीरियड एग्रीमेंट के थ्रू फिक्स करती है पार्टीज, और वेयर द टाइम पीरियड इज फिक्स्ड बाय certain date is fixed by the agreement of the parties। No, it is the time which the statute provides। जो statute ने provide कर रखा है time, अगर उस दिन आपका court close है, then what is the next limitation period or next day on which you can
file your or institute the suit. Okay जी, next question. In computing the period of limitation for appeal, review or revision, the time requisite for obtaining a copy of degree or order appeal shall be excluded under. मैंने हमेशा बोला है सेक्शन नंबर 12 हो गया है, 14 हो गया है, 15 हो गया है लिमिटेशन एक्ट का. इनके आपको सब सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ के जाने चाहिए, बिकॉज आजकल जुडिशरी का रुझान जो है सब सेक्शंस की तरफ बहुत बढ़ता जा रहा है. स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स वो लोग मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शंस के सब सेक्शन पूछते हैं. हर सेक्शन का आपको सब सेक्शन नहीं पढ़ना है, इनके तो पूछे भी जा चुके. तो मेक श्योर दैट यू मेमोराइज ईच एंड एवरी सब सेक्शन विद टॉपिक और सब हेडिंग, ऐसा कुछ. ठीक है, हाँ जी. तो कहाँ दे रखा है 12(1), 12(2), 12, 13(3) और 14(4). इट इज 12(2). सेक्शन नंबर 12 का सब सेक्शन 2. अंडर सेक्शन नंबर 17 लिमिटेशन एक्ट, द लिमिटेशन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम, किस दिन से डेट रन करता है? डेट ऑफ मिस्टेक, डेट ऑफ मिस्टेक, डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ मिस्टेक, either A or B depending upon the facts and circumstances, either A or B as per the discretion of the court. कोर्ट का डिस्क्रिशन एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड नहीं करता है. जाहिर सी बात है मिस्टेक है, फ्रॉड हो, तो जिस दिन आप डिस्कवर करेंगे, जिस दिन आपको ज्ञात होगा, जिस दिन आपके नॉलेज में आएगा, जिस दिन आप डिस्कवर करेंगे, उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा रन करने को. सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिस्कवरी ऑफ द डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द मिस्टेक. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 17 किसको अप्लाई करता है? सूट्स को, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को, both suits and execution proceeding, neither to suit nor to execution proceeding. लिमिटेशन एक्ट का अभी भी अगर आपने चार्ट नहीं बनाया है तो मैं फिर से बोल देती हूँ, लिमिटेशन एक्ट का हमने जो वन शॉट भी ले रखा है उसमें हमने प्रॉपर अच्छे से चार्ट बनाए हुए हैं. प्लीज गो एंड लुक इनटू दोस चार्ट्स. या अभी भी आपने नहीं बनाया है तो आपकी ड्यूटी बनती है स्टूडेंट्स ये मेक श्योर करने की कि कौन सा सेक्शन किस पे अप्लाई करता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और जिसने चार्ट बना रखा है वो नंबर ले जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे. किस पे अप्लाई होता है? सेक्शन नंबर 17 किस पे अप्लाई करता है? सूट्स एंड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग दोनों पर अप्लाई करता है. ओके. सेक्शन 22 ये किसकी बात कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है ना, हम लोग लिमिटेशन एक्ट के क्वेश्चंस डील कर रहे हैं तो वहीं की बात कर रहा है. किसको रेफर करता है? कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सक्सेसिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बोथ कंटिन्यूइंग एंड सक्सेसिव, और नाइदर कंटिन्यूइंग और नॉट सक्सेसिव. ऑब्वियसली कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. किसकी बात करता है? कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है. नेक्स्ट सेक्शन नंबर 25, द ईजमेंट राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी. जो हम ईजमेंट्री राइट बोल रहे हैं किसके थ्रू होता है बेटा? वो प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू मिलता है. बिलोंगिंग टू अ गवर्नमेंट आर एक्वायर्ड बाय कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड यूजर. कितने इयर्स तक के लिए उसने होना चाहिए? नॉर्मल कितना बोला है? 20 इयर्स बोला है, बट वेर एवर यू गेट गवर्नमेंट तो कितना होता है? 30 इयर्स. 12 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स और 60 इयर्स. इट इज 30 इयर्स. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is not correct of law of limitation? Limitation bars the judicial remedy. Limitation is an adjective law. Limitation extinguishes the right. क्या limitation हमारा right extinguish कर देता है? Limitation is a procedural law. Absolutely correct. क्या चीज करेक्ट नहीं है इसमें से? लिमिटेशन सिर्फ हमारी जुडिशियल रेमेडीज बार करता है, लेकिन हमारे राइट्स को नहीं लिमिट करता या हमारे राइट्स को एक्सटिंग्विश नहीं करता. आवर राइट्स स्टिल एग्जिस्ट इवन इफ द लॉ डजंट गिव्स अस राइट टू फाइल एनी सूट और गो फॉर एनी जुडिशियल रेमेडी. हमारा राइट एग्जिस्ट करता है. अब राइट लाने का मोड और वे या रेमेडी या अनुतोष नहीं है, उससे हमारा राइट खत्म नहीं हो जाता. आवर राइट स्टिल एग्जिस्ट. ओके, क्लियर है? Now that is a different thing that we slept over our rights, so law उसको फिर recognize नहीं करेगा. Okay, चलिए जी. Suit for possession based on right of previous possession and not on title. Possession की बात कर रहा है, not based on title, can be filed within how many years? 1 year, 3 year, 12 year or 6 months. It is 12 years. कितना है इसमें? 12 years. Next question. Under section number 21 of Limitation Act, can a court direct the suit to have been instituted on an earlier date? क्या बोल सकते हैं कि आपको इससे पहले सूट इंस्टीट्यूट करनी चाहिए थी? Yes, if the omission to include the party was due to the mistake made in good faith. Absolutely. Good faith में हम किसी पार्टी को ऐड करना भूल गए थे, तो फिर हम उस पार्टी को बाद में ऐड करेंगे. And it will be deemed as if that party were added earlier. ठीक है? Yes, if the omission to include the party was deliberate. No, if it was in good faith. Clear है? Moving on to next question, students. Acknowledgement made after the period of limitation but before opening of the court during the period when the court are closed on the last day of the expiry of limitation. अब इसका इफेक्ट क्या होगा? एक्नॉलेजमेंट जो कि हमने आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन कर दिया, बात खत्म. यहां पे हमको हमारा जवाब मिल गया.
भले वो बिफोर ओपनिंग ऑफ कोर्ट हो, ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द कोर्ट आर क्लोज्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन, बट इन्होंने क्या बोल दिया, आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन मतलब पीरियड खत्म हो चुका है, नाउ देयर इज नो इफेक्ट। डज दिस एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन और गिव राइज टू एन इंडिपेंडेंट give rise to an independent reinforceable contract? No, it does not, neither B and C. So it has no effect because limitation period जो है students हमारा खत्म हो चुका है। Next question. On acknowledgement, fresh period of limitation start किस दिन से start होता है? Provided वो acknowledgement हमने कब करनी चाहिए students? Within limitation period। जो भी हमारा limitation period है उसमें हमने acknowledgement कर दिया तो वहां से हमारा fresh period start होगा। So कब से होगा? From the date of signing and acknowledgement, from the date of expiry of initial period of limitation, from the date of expiry of extended period of limitation, from the date of delivery of document containing acknowledgement to the person concerned or एनी अदर पर्सन। जाहिर सी बात है एक्नॉलेजमेंट है, ये राइटिंग में होने वाला है, तो जिस दिन आपने साइन किया है उस एक्नॉलेजमेंट को, उस दिन से हमारा लिमिटेशन पीरियड क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अंडर सेक्शन नंबर 19 द पार्ट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। किस दिन से होगा भाई? आज मैंने पे कर दिया ना, भले अभी 30 डेज बाकी थे मेरे लिमिटेशन पीरियड के, तो जिस दिन मैंने पे कर दिया है उस दिन से हमारा जो लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट? पे करने से क्या होता है? पे करने से बेसिकली आप एक्नॉलेज दैट कुछ आप मुझसे मांग रहे थे जिसमें से मैंने कुछ आपको ऑलरेडी पे कर दिया है। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ इनिशियल पीरियड ऑफ लिमिटेशन, from the date of payment, or from the date of writing the evidencing payment, or from the date of extended period of limitation. This is from the date of payment. Question number 35 का right answer is B. Question number 37 देखो क्या बोलता है, period of limitation for filing a suit to recover possession of movable or immovable property comprised in religious and charitable endowments transferred for वैल्यूएबल कंसिडरेशन अंडर आर्टिकल 96 ऑफ द शेड्यूल। मैं फिर से बोल रही हूँ, शेड्यूल्स याद करके जाना, शेड्यूल्स याद करके जाना, क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स। एज अ 30 इयर्स, 12 इयर्स, 3 इयर्स और 2 इयर्स। क्वेश्चन क्या पूछा है? रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एंड आगे बोला है movable and immovable both properties and it is for valuable consideration. Valuable consideration means it is 12 years. It is 12 years. Okay. Next question. Question number 38. It says under article 112 of the schedule, the period of limitation for filing a suit by a central government is, central government कितने टाइम में सूट फाइल कर सकती है? 3 years if it relates to movable property and 12 years if it relates to immovable property. 12 years if it relates to movable property and 30 years if it relates to immovable property. 30 years for any suit और 60 years for any suit, ऐसा हमारा डिफरेंट टाइम पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट हो गया, दोनों के ही मामले में हमें नहीं दे रखा है। देयर इज ओनली वन पीरियड दैट यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट इज 30 years. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या बोलता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर प्रेफरिंग एन अपील टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ सेंटेंस other than the sentence of death is 15 days, 30 days, 60 days और 90 days. मैंने स्पेसिफिकली स्टूडेंट सूट्स के बाद आपको एप्लीकेशन एंड अपील का चार्ट बनवाया था, इनफैक्ट चार्ट रेडी करके अपलोड किया हुआ है, दैट इज टू से आपको वीडियो में ही वो दिख जाएगा, जहां पे हमने अपील एंड एप्लीकेशन दोनों में 30 डेज, 60 डेज एंड 90 डेज का प्रावधान लिख के नीचे हर आर्टिकल का नंबर लिखा है कि कौन कौन से मामले में कितना टाइम पीरियड है। मेक श्योर टू मेमोराइज दैट क्योंकि लिमिटेशन एक्ट से ऐसे ही सवाल आते हैं। ओके, अदर देन द सेंटेंस ऑफ डेथ कितना टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स उस केस में? 60 डेज। ओके, चलिए जी, where a plaintiff has been prosecuting with due diligence, okay, and in good faith, due diligence with prosecution, लेकिन jurisdiction का उसको पता नहीं था, still another civil proceeding relating to the same matter and issue in a court which from the defect of jurisdiction is unable to entertain it, the period so spent by plaintiff is liable to be excluded in computing the period of limitation for a suit under which section? कौन से सेक्शन के तहत ऐसा हो रहा है स्टूडेंट? सेक्शन नंबर 12, 13, 14 एंड 15। जाहिर सी बात है जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है, गुड फेथ की बात कर रहा है, सो दिस इज योर सेक्शन नंबर 14। क्लियर है? सद्भाव पूर्ण में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम आईपीसी। आईपीसी के अच्छे खासे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हम। आईपीसी के जितने भी हमारे सेगमेंट में आज आपको क्वेश्चन दिखने वाले हैं, यू विल सी कि यहाँ पे हम ज्यादातर क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन बेस्ड ले रहे हैं, बिकॉज इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही ज्यादा से ज्यादा आईपीसी में देखी गई है।
इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल बेस्ड या रियल टाइम केस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो चीजें पूरे साल भर में बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टॉपिक्स आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलमेंट हो, ये या फिर एडीआर हो, इन सारे मामलों में वो टॉपिक्स पढ़ के जाना, क्योंकि वहां से टॉपिक्स आने की कोई संभावना ज्यादा होती है। ओके, चलिए जी, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 41। देखो बेटा क्या बोल रहा है, इट सेज A finds a diamond ring in shopping mall, not knowing to whom it belongs. रिंग घिरी हुई मिल गई, अब पता नहीं किसको बिलोंग कर रही है। A sells it immediately without attempting to discover the true owner. ट्रू ओनर पता करने की कोशिश नहीं की and he tries to sell it. Has A committed any offense? Select the correct answer. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर उसे रोड पे घिरी हुई मिल जाती है और वो मात्र जेब में रख लेता है, तब तो ऑफेंस नहीं होगा, because he might have kept it for safe custody, but यहाँ पे he has sold it out. A sells it मतलब अब उसने उसको अपने लिए यूज कर लिया, he has converted it for his own use or converted in order to gain the wrongful gains. So यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। कोई भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं बोलेगा, बिकॉज फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एंट्रस्टमेंट हैज टू बी देयर। सो यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ सॉरी क्रिमिनल डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होने वाला है। ओके, ए हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ना जी, अभी मैम ने बता दिया। हैज कमिटेड मिसचीफ, नहीं, मिसचीफ कब होता है, जब सामने वाले पर्सन को रॉन्गफुल लॉस तो होता है बट आपको कोई रॉन्गफुल गेन्स नहीं हो रहा, दैट इज ऑफेंडर इज नॉट गेटिंग एनीथिंग। ए हैज नॉट कमिटेड एनीथिंग, any offense, ये तो गलत है, obviously he has committed, A has committed an offense of dishonest misappropriation of the property. Clear? Question number 42. A causes Z to go with walled space and lock Z in. A क्या करता है, causes मतलब वो ऐसा करवाता है ना, कोशिश करता है कि Z को एक walled space के अंदर भेज के उसको लॉक कर देता है। Z is thus prevented from proceeding in any direction beyond a circumscribing line of wall. जब आपने एक पर्सन को पूरी साइड से, चारों दिशाओं से बंद कर दिया है, this becomes a circumscribing limit for him. Now he is locked from all the sides. तो जब हम किसी एक डायरेक्शन में जाने से किसी पर्सन को रोकते हैं, दैट बिकम्स व्हाट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। ये क्या हो जाता है, आर फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। लेकिन जब आप सब जगह से किसी पर्सन को जाने के लिए रोक देते हैं, तो इससे क्या बनता है, अगर इसका सेमी सर्कल बनाओगे, इट बिकम्स सी, दैट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ऑफ जेड, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट जेड, endangering life and personal safety of Z. It will be wrongful confinement because अब वो circumscribing limit के beyond नहीं जा सकता. Okay? A instigates B to instigate C to murder Z. Accordingly, B instigates C and C committed the murder of Z. Who will be liable for the punishment? A ने बोला B को that you go and tell C to kill Z. That means A ने B का abetment किया कि आप C का abetment कीजिए. That is as per explanation 4 of section number 108, which states that abetment being an offense, abetment being an offense itself, the abetment of such offense is also an abetment. That is to say, I can conclude in simple words, abetment of abetment is also an offense. Abetment of abetment is also an offense. तो यहाँ पे who will be liable for the punishment? Liable कौन होगा, A और B दोनों liable होंगे। ए और बी किसके लिए लायबल होंगे, अबेटमेंट के लिए लायबल होंगे। एंड सी किसके लिए लायबल होगा, देखो सी ने मर्डर कॉज कर दिया है, तो सी मर्डर के लिए लायबल होने वाला है, ए एंड बी अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लायबल होने वाला है। सो हु विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट। अब बेटा इन्होंने स्पेसिफिकली अबेटमेंट वर्ड नहीं बोला है, मतलब यहाँ पे जितने भी ऑफेंसेस हो रहे हैं उन सब में सबकी लायबिलिटी बतानी, तो तीनों की तीनों लायबल होने वाले हैं, ए बी एंड सी, बिकॉज ए ने बी को बोला, बी ने सी को बोल के जेड का मर्डर कॉज करवा दिया है। क्लियर है? सो यू हैव टू रीड दिस सेक्शन नंबर 108, रीड विद एक्सप्लेनेशन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, देखो क्या बोल रहा है। A intentionally causes B's death partly by illegally omitting to give B food and partly by beating. A has committed the offense of, section number 36 अच्छे से पढ़ोगे तो बोल रहा है partly A ने कौन सा ऑफेंस किया, A intentionally causes B's death partly by illegal omission, partly एक्ट किया ना उसने, and to give B food and partly by beating, थोड़ा पीट के और थोड़ा खाना नहीं देके, तो उसने इंटेंशनल डेथ कॉज किया ना, उसको पता था। सी ओमिशन आल्सो अमाउंट्स टू एन एक्ट वेयर बाय इट वाज योर लीगल ड्यूटी टू डू सर्टेन थिंग बट
you did not perform that duty, तो वो किसमें हो जाता है? omission, voluntary, voluntary stepping back from performing your lawful or bounding duty, जो आपने नहीं किया। तो यहाँ पे ए ने क्या किया है? बी की डेथ कॉज की है, तो यहाँ पे है क्या? इंटेंशनल है, मारा भी है, खाना भी नहीं दिया है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, एक्सेप्शनल केसेस है नहीं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा? मर्डर होने वाला है। क्या हो जाएगा? मर्डर। ओके। एक्ट डन इन परसुएंट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स if done in good faith is coverable under general exception under which of the following sections of IPC? एक्ट किस में कर रहे हैं? इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर्स के परसुएंस में कर रहे हैं आप, मतलब कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे, अब आप आगे एक्ट कर रहे हैं। सेक्शन 76, 77, 78, 79। 76 किसकी बात कर रहा है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। 79 किसकी बात कर रहा है? मिस्टेक ऑफ लॉ की बात कर रहा है। 77 किसकी बात कर रहा है? जजेस या मैजिस्ट्रेट while acting judicially in exercise of the power in good faith does any act, nothing is an offense if while exercising that power they are under the belief under good faith that law has given them power। सेक्शन नंबर 78 ये बोल रहा है कि कोई भी पर्सन, nothing is an offense which is done by a person under the pursuance of any sentence or any order or judgment। क्लियर है? okay, so it is your section number 78। next question, A instigates B to murder C, B refuses to do so, A is guilty। A ने instigate किया, remember this thing, ये क्या हो रहा है? abetment हो रहा है। we know that abetment can be done by 3 ways, that is instigation, engaging in criminal conspiracy or providing any intentional aid। जहाँ पे explanation number 1 क्या कह रहा है? that what is meant by instigation, instigation में क्या क्या आएगा? any willful representation, any willful concealment of material facts, जहां आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था बट आपने नहीं किया। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एड का मतलब क्या हो गया है? दैट इज at the time of commission or offense or before the time of commission of offense if the abettor facilitates the offender with anything जिससे कि वो कमीशन या ओमिशन होने में आगे उसको सुविधा हो, then in that case that will also amount to abatement। क्लियर है? ओके। सो इस केस को देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है कि ए ने बी को भले इंस्टिगेट कर दिया कि आप सी की मर्डर कॉज कीजिए, लेकिन भले बी ने नहीं किया है। that means act abetted need not be committed even if जो act को abet किया है वो नहीं होता है, still it will amount to an offense on the part of abettor। तो abettor ने कौन सा offense किया? A is guilty of what? A is guilty of abetment of murder। moving on to question number 47, ये बोलता है A knowing that B has murdered C assist B to hide the body with the intention of screening B from punishment, A is liable to punishment। क्या लाइबल है? ए को पता है कि बी ने मर्डर कॉज किया है सी का, और बी को हेल्प करता है वो बॉडी हाइड करने में, दैट इज एविडेंसेस रिमूव करने में हाइड कर रहा है। एसेसरी आफ्टर ऑफेंस हो रहा है, तो एक तरीके से एडी प्रोवाइड किया है। ए किसके लिए लाइबल है? ए 7 years imprisonment एंड फाइन के लिए लाइबल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, A police officer tortures B to induce B to confess that he has committed a crime। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तरीके का फोर्स तो नहीं बट आप कोर्स कर रहे हो एक पर्सन को कि आपको कन्फेशन देना ही देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर उसको कोर्स किया जा रहा है बी को कि वो कन्फेशन दे, A is guilty under which section of the provision? 327, 28, 29 और 330। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अगर इलस्ट्रेशन अच्छे से पढ़े हैं, ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर इलस्ट्रेशन अच्छे से पढ़े तो सेक्शन नंबर याद होगा आपको। एंड वो सेक्शन तो हमें कतई नहीं छोड़ने हैं जहां पर लेजिस्लेचर ने खुद आपको इलस्ट्रेशन प्रोवाइड करके दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 में ही आपको किसका इलस्ट्रेशन दे रखा है? सेक्शन नंबर 330 का इलस्ट्रेशन दे रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इट सेज A signs his own name on a document intending that the document was signed by another person of the same name, which of the offense of IPC is committed by A? A खुद का नाम एक डॉक्यूमेंट पे साइन करता है इंटेंडिंग कि वो डॉक्यूमेंट वो साइंड बाय अनदर पर्सन ऑफ द सेम नेम, ये शो करना चाहता है कि आई वाज नॉट द पर्सन हु साइंड दिस डॉक्यूमेंट, रादर इट वाज सम अदर पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट। तो आईपीसी के कौन से सेक्शन के तहत इसको ऑफेंस माना जाएगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली 464 के तहत इसको ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, देखो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहना चाहता है? इट सेज X shoots an arrow targeting the left eye of Y which hits the right eye of Y। भाई वो लेफ्ट आई को मारना चाहता था, है ना? अभी मेरा लेफ्ट ये है, हो सकता है आपको राइट दिखे, और मेरा राइट ये है। ओके, ही वांटेड टू टारगेट लेफ्ट बट लग कहां गई? राइट को लग गई।
ड्यू टू विच वाई लूजेस द विजन ऑफ हिज राइट आई। अब इसकी वजह से हुआ क्या, राइट आई का विजन खो गया वो। एक्स हैज कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर, तो जाहिर सी बात है ना कि एक तरीके का ग्रीवियस हर्ट है, बिकॉज अब उसने क्या कर दिया है, आइदर साइड ऑफ द आई को इम्पेयर कर दिया है। तो कौन सा सेक्शन लगेगा इस मामले में स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेक्शन लगने वाला है 326। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? आगे चला जाए। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको जरूर लगेगा कि मैम यहाँ पे तो 327 होना चाहिए था, 325 होना चाहिए था। ये देखो एरो है तो क्या बोला है, एक तरीके का डेडली वेपन है, एक तरीके का वेरी हार्मफुल वेपन है जिससे कि ग्रीवियस इंजरी कॉज हो सकती है। सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे कौन सा सेक्शन है, 326 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 ये देखो, इट सेज दैट in case of an offense punishable with fine only, an offender who is sentenced to pay a fine exceeding rupees 100, the imprisonment and default of payment of the fine shall not exclude। तो किसकी बात कर रहा है, आपके कुछ जनरल एक्सप्लेनेशंस, दैट इज आपको पनिशमेंट अगर दे रखा था जहां पे सिर्फ और सिर्फ फाइन पे करना था, सिर्फ और सिर्फ फाइन पे करना था, 65 पढ़ना चाहिए 67 पढ़ना चाहिए दोनों ही मामलों में। तो जहां बोला सिर्फ फाइन पे करना था और फाइन कितना था, एक्सीडिंग रुपीज 100 था, देन इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कितना एक्सीड नहीं करेगा, 1 ईयर 6 मंथ्स 4 मंथ्स और 2 मंथ्स। हमें स्लैब कितना दे रखा है, 246 बिलो 50 नॉट एक्सीडिंग 50, 50 to 100 एंड अबव 100, तो कितना होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 मंथ्स होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, X works in the office of Y who is a chartered accountant. X hands over cash of worth rupees 1 lakh to X. Y hands over cash worth rupees 1 lakh to X for being kept, कि safely इसको रखिए। X spends the said amount for the purchase of furniture in his house. X has committed an offense. कैच करना वर्ड को, वर्ड क्या बोला है, ही हैंड्स ओवर। हैंड्स ओवर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एंट्रस्ट कर दिया। बेटा मेरी प्रॉपर्टी, मैं आपको बोल रही हूँ कि ध्यान रखना इसका, आई हैव गिवन यू फॉर द सेफ कीपिंग, नॉट फॉर यूजिंग इट, नॉट फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू योर ओन प्रॉपर्टी, नॉट फॉर योर बेनिफिशियल यूज, नॉट फॉर योर रॉन्गफुल गेन्स। तो प्रॉपर्टी एंट्रस्ट करने का मतलब है आई एम गोइंग टू टेक दिस प्रॉपर्टी बैक, आई हैव गिवन ओनली एंड ओनली पोजीशन, मात्र कब्जा दिया, नॉट द टाइटल और ओनरशिप। तो कौन सा ऑफेंस कमिट होगा जब एंट्रस्टमेंट आ जाता है, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और मिसचीफ। चीटिंग है नहीं, जानबूझ के यहाँ पे एक्स ने खुद से चला के डिसऑनेस्ट इंटेंशन था नहीं यहाँ पे, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर इज बी। 53 देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, A police officer tortures Z in order to induce Z, वापस से ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो जाहिर सी बात है, ध्यान रखना ये जो टॉर्चर हो रहा है बेटा, इट अमाउंट्स टू हर्ट। फॉर दैट रीजन हम लोग 330 में गए थे लास्ट क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी, बिकॉज आप वॉलेंट्री हर्ट कॉज कर रहे हो किसी को, या तो कन्फेशन देने के लिए और टू एक्सटॉर्ट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए भी किया तो इट विल अमाउंट टू व्हाट, इट विल अमाउंट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर 330। क्लियर है? नेक्स्ट अब अच्छे से देखना, ओके। A sees Z commit what appears to A to be murder. ए ये देख रहा था कि Z कोई एक ऑफेंस कर रहा है जो कि ए को लगा कि ये मर्डर कमिट कर रहा है। A in exercise to the best of his judgment, exerted in good faith of the power which the law gives to all the persons of apprehending murders in the act, seizes Z. Basically A ने किया क्या, ए ने यहाँ पे किया क्या, एक तरीके का प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया है। नाउ वी नो दैट सेक्शन नंबर 96 गिव्स ऑल ऑफ अस राइट टू private defense, right to exercise private defense. Nothing is an offense which is done in exercise of right of private defense. And section number 96 97 mentions कि आपको प्राइवेट डिफेंस कहाँ कहाँ अवेलेबल है। हमें प्राइवेट डिफेंस स्टूडेंट्स अपनी बॉडी का भी अवेलेबल है और अपनी प्रॉपर्टी का भी अवेलेबल है। ये सिर्फ सेल्फ नहीं, अदर की बॉडी एंड प्रॉपर्टी भी हो सकती है। जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ सकती है। फिर आता है सेक्शन नंबर 98 व्हिच सेज कि आपको प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट अवेलेबल है। इट सेज अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट अवेलेबल है, यूथ के अगेंस्ट अवेलेबल है, आपको अवेलेबल है ये इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के अगेंस्ट, ऑल्सो अ पर्सन एक्टिंग अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट। एंड सेक्शन नंबर 99 ये कहता है
कब प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है आपको। दैट इज टू से अगर पब्लिक सर्वेंट एक्ट कर रहे हैं आप उनके अगेंस्ट ऐसा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बट ऑल्सो प्रोविजंस दे रखे हैं जो कहता है कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट भी इन सर्टन केसेस यू कैन एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्रोवाइडेड कि आपको पता नहीं है कि वो प्राइवेट पब्लिक सर्वेंट है, आपको ये नहीं पता दैट द पर्सन इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, आपको ये नहीं पता दैट द पब्लिक सर्वेंट हैज एन अथॉरिटी और वो अथॉरिटी का नाम ना बताए किसके अथॉरिटी के अंडर एक्ट कर रहा है, या फिर ही हैज अ रिटन अथॉरिटी बट ऑन डिमांड ही refuses to produce that authority before you, तो प्राइवेट दैट इज पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट ऐसा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है। अब ए जेड ने यहाँ पे क्या किया, सुनना सॉरी ए ने क्या किया, ए को ये लग रहा था कि जेड मर्डर कॉज कर रहा था तो उसने जेड को सीज कर लिया इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर अ प्रॉपर अथॉरिटीज। क्या ए ने कोई ऑफेंस किया, नहीं, he felt that in good faith, सद्भावपूर्ण था। A has committed an offense while Z was acting in self defense. Both A and Z has committed an offense. A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self defense. ऐसा लग सकता है कि Z अपना सेल्फ डिफेंस यूज कर रहा था कहीं पर, बट ए ने भी कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया है, बिकॉज यहाँ पे व्हाट अपीयर्स टू ए लग रहा है विद द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट इन गुड फेथ, वर्ड क्या है, गुड फेथ, सो इन दैट केस स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी ऑफेंस नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखना ये फिर से आपके सामने रिंग की बात कर रहा है, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थेफ्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये कुछ सेक्शंस को अच्छे से करना है। देखो क्या कह रहा है, A finds a ring belonging to B on a table in the house which B occupies. ये B के घर में एक टेबल पड़ी थी, यहाँ पे एक रिंग मिली उसको। Here the ring is in possession of B and A in good faith, है ना, सद्भावपूर्ण, believing that it belongs to him, takes away. क्या बोला, उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसको बिलोंग करती है तो वो ले गया। A has committed an offense of cheating है नहीं, एंट्रस्टमेंट था नहीं तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है नहीं, प्रॉपर्टी को खुद के लिए यूज किया नहीं, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हुआ नहीं, तो मतलब नो ऑफेंस। तो बोलोगे मैम थेफ्ट भी तो हो सकता था, उठा के लेके गया, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था। There are many offenses, almost all the offenses under IPC requires mens rea plus actus reus. Actus reus can be in form of any act also and can be in form of any omission also. ऑफेंडर अपराधी या तो कोई कार्य कर सकता है या कोई लोभ करके भी अपराध का गठन कर सकता है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे गुड फेथ था, सद्भावपूर्ण था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, सो इन दैट केस नो ऑफेंस। ओके, 378 के प्रोविजंस अच्छे से पढ़ना अगर आपको थेफ्ट का मामला यहाँ लग रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, 56 देखो, इट सेज अ मैन हु मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमन ऑफ इंटरनेट, ईमेल और एनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ। एक ऐसा मैन जो कि वुमेन को मॉनिटर कर रहा है थ्रू इंटरनेट और ईमेल। मॉनिटर करने का मतलब क्या हो गया, मॉनिटर करने का मतलब हो गया एक तरीके से उसको कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहा है, और कॉन्स्टेंटली फॉलो, अब ये सारे एलिमेंट्स देखोगे तो किसके हैं, 354D के हैं, विच सेज कि कोई भी मैन विमेन को फॉलो कर रहा है, फिजिकली भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट मेजर पॉइंट इज दैट शी हैज शोन हर डिसइंटरेस्ट, और वो फॉलो किस लिए कर रहा है, इन ऑर्डर टू फॉस्टर एनी पर्सनल रिलेशनशिप विद हर व्हेन शी हैज क्लियरली शोन हर डिसइंटरेस्ट इन दैट मैन। जरूरी नहीं है डिसइंटरेस्ट कुछ बोल के किया जाए, देयर आर मेनी प्रेसिडेंट्स व्हिच शोज दैट डिसइंटरेस्ट कैन बी इंप्लाइडली, बिना बोले भी, अगर कुछ नहीं बोल रहे दैट मींस व्हाट, यू आर कीपिंग साइलेंट, यू आर कीपिंग साइलेंट दैट मींस यू आर नॉट इंटरेस्टेड, अगर इंटरेस्ट होगा तो बात कर लेगी बंदी, राइट, क्लियर है। सो ही कमिट्स एन ऑफेंस ऑफ व्हाट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्रिमिनल ट्रेसपास, वॉयरिज्म और स्टॉकिंग, इट इज स्टॉकिंग, दैट इज 354D का यहाँ पे ऑफेंस बनता है। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A and B being joint owners of a elephant, ये एक क्या है स्टूडेंट्स, ये एक एलिफेंट है, ओके, यस, ये एलिफेंट लग रहा है, ठीक है, he is what, he is an elephant, ओके, बराबर, यस, एलिफेंट। A और B इसमें जॉइंट ओनर्स हैं। A takes the elephant out of B's possession intending to use it, वो बी के पोजीशन से उसको लेके चला गया, उसको यूज कर रहा है। A then sells the elephant and appropriates the whole proceeds of his own. जॉइंट ओनर से मतलब क्या, 50% इसका भी 50% इसका भी, दोनों ने साथ में खरीदा था। ए उसको ले जाता है बी के पोजीशन में से और
पूरा के पूरा उसको सेल आउट करके जितना भी प्रोसीड्स होता है खुद यूज कर लेता है। व्हाट ऑफेंस हैज ए कमिटेड? ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया स्टूडेंट्स? चीटिंग है? नहीं है। थेफ्ट है? नहीं है। व्हाई? बिकॉज पोजीशन का अधिकार उसको भी है। पोजीशन लॉफुल निकाल के ले गया बिकॉज उसको भी पोजीशन का अधिकार है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एंट्रस्टमेंट नहीं था। मिस अप्रोप्रिएशन क्या है? डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन क्या है? जहां पे सारे के सारे प्रोसीड जिसमें से आधा हिस्सा बी को भी बिलोंग करता था वो भी उसने अपने लिए यूज कर लिया है। दिस विल अमाउंट टू स्टूडेंट्स क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। ठीक है, क्लियर है, बराबर है। यहीं पे अगर इस प्रॉपर्टी को हार्म कॉज कर देता तो फिर मिसचीफ हो जाता। क्लियर है? चलो जी, हार्म इन द सेंस डिस्ट्रॉय कर देता, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर देता। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉन्सर्ट्स एंड एग्रीज विद बी फॉर पॉइजनिंग सी इन ऑर्डर टू मर्डर हिम, फॉर विच बी एग्रीज टू प्रोक्योर द पॉइजन बट डिड नॉट प्रोक्योर। सिंपल सी बात है, ए और बी दोनों ने आपस में ये एग्री कर लिया है। कॉन्सर्ट्स एंड एग्रीज मींस व्हाट? कॉन्सर्ट्स मतलब बातचीत किया, एक दूसरे की सहमति की है, म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मीटिंग ऑफ माइंड्स हो चुका है। विद बी फॉर प्रोक्योरिंग, फॉर पॉइजनिंग सी को पॉइजन करने के लिए भाई जहर लेके आते हैं ताकि उसका मर्डर हो जाए। विच बी एग्रीज टू प्रोक्योर, बी ने बोला ठीक है मैं लेके आ जाऊंगा, लेकिन बाद में लेके नहीं आया। ए एंड बी किसके लिए गिल्टी है? ऑब्वियसली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अबिटमेंट ऑफ मर्डर बाय कॉन्स्पिरेसी हुआ है क्या? दोनों ने एग्री किया था, दोनों ने मिलके प्लान बनाया था। इनिशिएशन ए के साइड से नहीं हुआ बेटा, ए के साइड से इनिशिएशन होता और फिर बी के साथ अगर वो एंगेज करता तो हम बोलते अबेटमेंट ऑफ मर्डर बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। दैट वाज नॉट द केस। दोनों का म्यूचुअल मीटिंग ऑफ माइंड था, मतलब दोनों का यहाँ पे कॉमन इंटेंशन था। मर्डर टू अटेम्प्ट टू मर्डर विद द एड ऑफ सेक्शन नंबर 34 फैक्ट्स डज नॉट स्टेट वेदर सी वाज किल्ड, वेदर सी वाज नॉट किल्ड, क्या था, तो अटेम्प्ट जाएगा नहीं यहाँ पे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। 58 का राइट आंसर क्या रहेगा? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आईपीसी का। आईपीसी के मैंने सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स कोशिश किया है कि सब इलस्ट्रेशन बेस करें हम क्वेश्चन। ओके, देखो क्या कह रहे हैं। A blacksmith is seized by gangs of dacoit and forced by threat of instant death. फोर्स किया उसको, इंस्टेंट डेथ है। इंस्टेंट डेथ मतलब एप्रीहेंशन है, उसकी डेथ कॉज हो जाएगी। टू टेक हिज टूल एंड टू ओपन द डोर ऑफ बीज हाउस, ये बी का घर खोलो जाओ। द डेकॉइट्स 10 in number लूट बीज मनी एंड ज्वेल्स एंड किल बीज सन। ए को एक ब्लैकस्मिथ को जो ये गेट दरवाजे वगैरह बनाता है, चाबी वगैरह, इसको उठा के लेके गए। गैंग ऑफ डेकॉइट्स था और उसको बोला गेट खोलो वरना तुमको अभी तुरंत यहीं पे तुरंत प्रभाव से जान से मार देंगे। क्या हुआ? उसने ताला खोला, डेकॉइट सारे घर में घुसे एंड उन्होंने किसी एक पर्सन बी के घर का सारा मनी चुराया, लूट किया, सारी ज्वेलरी लेके गए और बी को मार भी दिया। ए किस चीज के लिए गिल्टी है? ए इज गिल्टी फॉर व्हाट? डेकॉइटी विद मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, he is excusable, his act is covered under general exception, और causing death by negligence। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहां पर उसको इंस्टेंट डेथ का क्या मिला है? थ्रेट मिला है। तो थ्रेट मिला है मतलब सेक्शन नंबर 94, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन अंडर द एप्रीहेंशन और अंडर द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। लेकिन वहां पे दो एक्सेप्शन है, एनी ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ और एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट जहां पे पनिशमेंट, सॉरी, एनी ऑफेंस ऑफ मर्डर और एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट जहां पे पनिशमेंट आपको कितना मिल रहा है? डेथ मिल रहा है। सेक्शन 121 दैट इज वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल बिकॉज वो जनरल डिफेंसेस में, सॉरी जनरल एक्सेप्शन में आ जाता है, डिफेंस नहीं एक्सेप्शन, बिकॉज डिफेंसेस कहां से? 96 से लेके 106 से आते हैं। सेक्शन कौन से अप्लाई हो जाएगा? सेक्शन नंबर 94। क्लियर है क्या? मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 16। देखो कोई बात नहीं, आंसर दे रखा है, नॉट अ प्रॉब्लम। देखो हमें तो अपना लॉजिक यूज करना है, हमें तो अपना कॉन्शियस माइंड यूज करना ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? इट सेज ए falsely pretends to be in civil services, बता रहा है कि मैं सिविल सर्विसेज में, झूठा बता रहा हूँ। okay? intentionally deceives Z को intentionally deceive करता है मतलब धोखा दे रहा है, and thus dishonestly induces Z to let him have a credit goods on credit goods for which he does not mean to pay A, to pay A commits the offense of। उसने Z को बताया भाई अपन अधिकारी वगैरह हैं, सिविल सर्विसेज में है। अब ऑब्वियसली बात है, कोई भी ऐसे बोलेगा तो एक इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा कि हाँ ये बंदा तो अपना पैसा लेके किधर ही जाएगा, इसको हम गुड्स दे देते हैं, बाद में जो साहब है वो पैसे दे देंगे। तो इसने ऐसा प्रेटेंड करने की कोशिश की
एंड डिसऑनेस्टली जेड को इंड्यूस किया, इट इज नॉट इंक्लूड, ओके, इट इज इंड्यूस, ओके, और उससे गुड्स ले ले क्रेडिट पे। ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, चीटिंग, एक्सटॉर्शन, थेफ्ट। थेफ्ट होगा नहीं बिकॉज यहाँ पे बताया नहीं कि पोजेशन से लेके गया है, विदाउट कंसेंट है, प्रॉपर्टी मूव किया है। एक्सटॉर्शन है नहीं, कोई ऐसा आपको थ्रेट था नहीं यहाँ पे। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन जैसा आईपीसी में स्पेसिफिक ऑफेंस है नहीं। हुआ क्या? चीटिंग। क्या हुआ बेटा? चीटिंग हुआ, बिकॉज वहां पे मेजर चीज क्या था? वो इंटेंशनली उसको डिसीव करना चाहता था। और चीटिंग का सबसे बड़ा क्रक्स क्या है? यहाँ पे एक तरीके से आप किसी पर्सन को क्या करना चाहते हैं? डिसीव करना चाहते हैं। ये आपके चीटिंग का सबसे बड़ा क्रक्स है। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 61। इट सेज A without any excuse fires a loaded cannon in a crowd of persons and kills one of them. बिना कोई justified reason के आपने बंदूक उठा ली. Now picking up a gun and shooting in public, this is an offense or this is an act which the offender knows is likely to cause the death in all circumstances. The act is so probable कि यहाँ पे death will be committed or death will take place in all circumstances. Though he may not have had a premeditated design to kill any particular individual. हालांकि उसका पहले से कोई decided intention नहीं था, बस बैठा था, उठाया और shoot कर दिया किसी को. That is an obvious offense of murder. A has committed an offense of 299 culpable homicide, 300 murder, 304 और 304A. कौन सा offense है students? That is your murder. सीधा murder का offense है. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा ऑफेंस बन रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्लियर कट मर्डर का ऑफेंस बन रहा है. ध्यान रखना, अगर यहीं पर उसके पास बेटा ऐसा सर्कमस्टांसेस होता जहां पे डेडली सिचुएशन है, जहां पे जानलेवा घातक सिचुएशन है, जहां पे वेयर ही कैन नॉट एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफेक्टिवली विदाउट कमिटिंग और विदाउट committing the death of any innocent person, then he is allowed to cause that harm. वो रिस्क ले सकता है as per section 106, that is risk of harm to innocent persons. इतना अलाउड है उसको करना. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर इज बी. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है ये देखो. क्वेश्चन नंबर 62 says that A cuts down a tree on B's land with the intention of dishonestly taking a tree out of B's possession without B's consent. Which of the following offense is committed by A? A ने ट्री कट डाउन किया स्टूडेंट्स, और कैसा इंटेंशन है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन है. एंड वी नो, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द एक्सप्लेनेशंस ऑफ थेफ्ट का ऑफेंस 378 व्हिच सेज थेफ्ट हमेशा किसके मामले में होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी. But now the question arises that ma'am, tree is an immovable property. Yes, it is an immovable property, but the moment it is severed from the earth, the moment it is severed from the earth and the moment it falls down on the earth, now it becomes a subject of movable property, and now the offense of theft can be committed against this property. Taking the tree out of B's possession without B's consent, the offense is committed by A. कौन सा offense है? रॉबरी है? नहीं, because वहां कोई instant hurt या ऐसा कुछ है नहीं चीज. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है नहीं, बिकॉज एंट्रस्टमेंट वाली चीज थी नहीं. एक्सटॉर्शन वहां पे है नहीं. क्या हुआ स्टूडेंट्स? थेफ्ट हुआ है. डिसऑनेस्ट इंटेंशन था. टेकिंग आउट ऑफ द पोजीशन है. विदाउट बीज कंसेंट, नाइदर इंप्लाइड नॉर एक्सप्रेस, कुछ भी नहीं है. अभिव्यक्त या विवक्षित रूप कुछ भी नहीं दे रखा है. सो दैट मींस इट इज द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. क्वेश्चन नंबर 63 देखो. अकॉर्डिंग टू आईपीसी, अ मैन हु मॉनिटर्स द यूज ऑफ अ वुमेन of internet, email or any other form of electronic communication, वो कौन सा ऑफेंस होता है स्टूडेंट्स? स्टॉकिंग. दैट इज योर 354D. 354D. क्लियर है? हाँ जी. आई थिंक दिस इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन, लेकिन इस बार क्या पूछा है? इस बार इन्होंने सेक्शन पूछा है. मैंने लास्ट टाइम स्टूडेंट्स पार्टली में ही बता दिया था. सेम क्वेश्चन था और मैंने सेक्शन आपको बताया था. तो कई बार इलस्ट्रेशन दे दिया जाता है और आपको सेक्शन पूछा जाता है. कई बार सेक्शन दे देंगे, उसका इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल में दे देंगे. कई बार आपको इलस्ट्रेशन दे देंगे एंड देन यू विल बी आस्क्ड वेदर द पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस और नॉट. अब इस सिचुएशन में क्या बोला? A intentionally causes Z's death partly by illegally omitting to give Z food and second क्या बोला? यहाँ पे आधा तो आपने खाना नहीं दिया, partly by beating Z is liable to murder
बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी, कौन से सेक्शन के तहत इस पर्सन का जो है लाइबिलिटी तय होगा? विल इट बी सेक्शन नंबर 36, 37, 34 और 35? ऑब्वियसली 36। याद कैसे रखोगे? सुनना, 3 into 2 gives you 6. So 2 means partly and partly. Partly plus partly gives you 2. So 3 into 2 gives you 6. So that means 36. इस तरीके से मैंने इसको याद रखने की कोशिश की, क्योंकि अक्सर 35, 36, 37, 38 तक कंफ्यूजन होती हुई दिखी है स्टूडेंट्स। ओके, चलो जी, ट्रिक पसंद आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है? A signs his own name on a bill of exchange. खुद का नाम साइन कर देता है, intending that it may be believed that the bill was drawn by another person of the same name. इस बार bill of exchange पे साइन किया है ताकि ये अनुमान लगाया जा सके that it was drawn by some other person. मतलब लाइबिलिटी खुद की इंपोज नहीं कर रहा है, किसी और पर्सन की इंपोज करवा रहा है ना, क्योंकि आप ये दिखा रहे हो that साइन तो है बट दिस इज ऑफ सम अदर पर्सन। सो दैट मीन्स नाम सेम है बट अदर पर्सन। मेरा तो सिग्नेचर सर अलग है, आपने तो एक दूसरे पर्सन के सिग्नेचर में अपना ही नाम का सिग्नेचर किया है, लेकिन वो आपका नाम नहीं, वो दूसरे पर्सन का नाम है। दैट इज टू से वो सिग्नेचर दूसरे पर्सन जैसा रिजेंबल कर रहा है। सो ए हैज कमिटेड व्हाट? ऑब्वियसली फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग। बताया नहीं है यहाँ पे, चीटिंग बाय पर्सोनेशन है नहीं, अटेम्प्ट टू कमिट फॉर्जरी है नहीं, बिकॉज ऑफेंस हो चुका है। सो दैट इज व्हाट? दैट इज फॉर्जरी। क्लियर है? नेक्स्ट, a Spanish citizen who was residing in Paris instigated the commission of an offense which in consequences was committed in India. He is, क्या ये person liable है? He is liable as the offense was committed in India. He is liable since the Indian Penal Code also extend to extraterritorial acts. Can be held liable because the offense was committed in India. Cannot be held liable because instigation was not given on Indian territory. वर्ड मार्क करना अच्छे से, इंस्टिगेशन की बात कर रहा है। इंस्टिगेशन हुआ कहां से? पेरिस से हुआ है। सेक्शन 108A, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, जहां पे अबेटमेंट इंडिया से हुआ है। that Spanish person was not residing in India when the instigation was given. So abatement section 108 देखोगे, specifically 107, that is abatement हो कैसे रहा है? आप इंस्टिगेट कर रहे हो किसी पर्सन को कोई एक्ट या ओमिशन करने के लिए। सेकंड, यू आर एंगेजिंग इन अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू एंगेज इन एन एक्ट और ओमिशन जिससे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सके, एंड इन फर्दरेंस ऑफ दैट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन हो रहा है। एंड थर्ड इज प्रोवाइडिंग एनी इंटेंशनल एड। सो यहाँ पे सबसेक्शन सेक्शन 108A ये कहता है कि इंडिया में रह के अबेटमेंट होना जरूरी है। So it cannot be held liable because instigation was not given in India. सीधा चले मत जाना सेक्शन नंबर 3 and 4, अरे मैम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, वर्ड इंस्टिगेशन बोला है, कैच ओवर हियर इज इंस्टिगेशन, दैट मींस अबेटमेंट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 67, it says a prostitute suffering from a communicable disease has sexual intercourse with a man representing that she was free from disease. मतलब क्या हुआ है? किसी भी प्रकार से किसी पर्सन को आपने डिसीव किया जिससे कि उसको हार्म कॉज हुआ है, जिससे कि उसको इंजरी कॉज हुआ है। बेटा ये इंजरी माइंड, दैट इज टू से बॉडी, प्रॉपर्टी, माइंड, रेप्यूटेशन, किधर भी हुआ इंजरी, दिस विल अमाउंट टू एन ऑफेंस। तो उसने ये शो किया दैट शी इज फ्री फ्रॉम एनी डिजीज वेदर व्हाइल शी वाज सफरिंग फ्रॉम अ कम्युनिकेबल डिजीज, और सेक्सुअल इंटरकोर्स से शी नोज दैट द disease is of such a nature that it can be communicated through any sexual intercourse. She has committed which offense? Unnatural offense, hurt, cheating or mischief. तो उसने represent खुद को किया that she is free from disease, that means offense किसका हुआ है? cheating का हुआ है। किसका offense हुआ है students? cheating का offense हुआ है। clear? question number 68, a hangman who hangs a prisoner pursuant to an order of a court is exempted from criminal liability under IPC. under which section? कौन से सेक्शन के तहत एक हैंगमैन को स्टूडेंट्स हम उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी से मुक्त कर देंगे, उन्मुक्त कर देंगे, जब उसने पर्सुएंट टू द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर्स के पर्सुएंस में ऐसा एक्ट कमिट किया है। सेक्शन 76, 78, 77 और 79 कौन सा होने वाला है स्टूडेंट्स यहाँ पे? 77 और 78। क्वेश्चन नंबर 68 में अच्छे से देखो, 76, 77, 78 एंड 79 हैंगमैन का ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स कई बार आया गया है।
कई बार हैंगमैन का क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ सेक्शन नंबर 78 एंड 77 दोनों में कंफ्यूज होते हैं। भले ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके कोई इलस्ट्रेशन बेसिस से ना हो, बट स्टिल जब आपको वर्ड दिख चुका है pursuance in order of the court, that means it is your section number 78, 77 नहीं, because 77 is giving the exemption to the judges जो कि judicial act perform करते हुए। hangman is not a judge, okay, so question number 78 का right answer is 78। क्वेश्चन नंबर 69 देखो 69 में क्या बोल रहा है, A knows that B is suffering from a heart disease and also that if a blow is given to B on a chest it is likely to cause the death. That means you had knowledge about that thing, you had knowledge about that thing। word दे दिया ना, यहां पर भी no दिया है, यहां पर भी no दिया है। knowing this A gives a blow on B's chest causing his death, A is guilty of। ये पता होते हुए कि B यहाँ पे ऐसी कोई हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है और उसको ब्लो दे देता है उसके चेस्ट पे, बिकॉज ही नोज दैट दैट बॉडीली इंजरी इज सफिशिएंट एनफ टू कॉज द डेथ ऑफ पी। तो जानबूझ के क्या है, किसके लिए गिल्टी है, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ग्रीवियस हर्ट और कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। डेथ हो गई तो ये दोनों चीजें तो आएगी नहीं, क्या आएगा स्टूडेंट्स, मर्डर आएगा, बिकॉज ही न्यू दैट दैट बॉडीली इंजरी इज सफिशिएंट टू कॉज द डेथ। क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 70। इट सेज if a person with the knowledge that the feeling of group of people is likely to be wounded trespasses a place set apart for the performance of funeral rites, funeral rites है अंतिम संस्कार वगैरह के जो अधिकार होते हैं, वहां पर जो प्लेस है वहां पे वो ट्रेसपास करता है, ये जानते हुए कि एक ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज टू से एक कम्युनिटी की रिलीजियस फीलिंग, धार्मिक भावनाएं जो है वो हर्ट होने वाली हैं, आघात करेगा उसको। he commits a crime described under section 298, 297, 295, 296। ये सीधा सेक्शन बेस्ड है स्टूडेंट्स, एक बार इसको कंफर्म करना, अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी 297। क्या होगा स्टूडेंट्स, 297 होगा, फिर भी ये सेक्शन बेस्ड का जो क्वेश्चन है वो एक बार जरूर आप चेकआउट करना, ठीक है। एज फार एज आई नो इट विल बी 297। ओके, क्लियर है, चले आगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुनना अच्छे से, कई बार आया है ये क्वेश्चन, कई बार आया है। क्वेश्चन नंबर 71 अच्छे से देखो, A is in a house which is on fire, आग लग गई घर में, with Z a child, उस घर में कौन कौन है, उस घर में Z भी है एंड A भी है। People below hold out a blanket, ये लोग ऊपर थे, यहाँ पे एक ब्लैंकेट होल्ड आउट किया। A drops a child from the house top, ऊपर से Z को गिराता है, Z छोटा सा बच्चा है, अब नीचे गिराएगा ना, आग लगी रही तो घर से थोड़ी ना भागते हुए उस बच्चे को एकदम लेके भागेगा स्पाइडरमैन की तरह, ऑब्वियसली नॉट ना, जान जा सकती है, खुद की भी जाएगी बच्चे की भी जाएगी। तो ऊपर से जब उसने बच्चे को गिराया बेटा, knowing it to be likely that the fall may kill the child but not intending to cause the death, उसको नॉलेज तो था कि डेथ हो सकती है बट इंटेंशन नहीं था, वो चाहता ऐसा नहीं था, पर अवेयरनेस थी दैट डेथ माइट बी कॉज एंड इंटेंटिंग इन गुड फेथ, कैच इज हियर, गुड फेथ में उसने गिराया है फॉर चाइल्ड्स बेनिफिट, ऑल्दो उस बच्चे ने कंसेंट नहीं की बट उसके बेनिफिट के लिए उसको ऊपर से गिराया एंड द चाइल्ड डाइज, ही वांटेड टू सेव द चाइल्ड बट ऊपर से नीचे गिराने के चक्कर में बच्चा घिर मर गया। Which of the following offense has been committed by A? गुड फेथ है, भले विदाउट कंसेंट है, चाइल्ड के बेनिफिट के लिए, दैट मीन्स व्हाट बेटा, दैट मीन्स जनरल एक्सेप्शंस, दैट मीन्स जनरल डिफेंसेस नहीं, जनरल एक्सेप्शंस। ओके, क्लियर है। सेक्शन नंबर इस मामले में स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर कौन सा होगा, 87, 88, 89, 90, क्लियर। अंडर सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी, 304 पार्ट 2, 302 आईपीसी, मर्डर नहीं, इट इज नो ऑफेंस। आगे अगर रीजन दे दिया होता आपको दैट नो ऑफेंस के पीछे का रीजन क्या है कि उसने गुड फेथ में किया है ना, आगे और एक्सप्लेन कर देते या सेक्शन नंबर मेंशन कर देते तो फिर आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे मार्क करना चाहिए। चले आगे, आगे देखो, C being a wife of B has obtained a decree of separation from the competent court but they are still लिविंग इन द सेम प्रेमाइसेस, अभी भी सेम घर में रह रहे हैं। ओके, आगे देखो, बी सब्जेक्ट सी टू इंटरकोर्स, इस मामले की तो बात यहां तक है, ए सी एंड बी हस्बैंड वाइफ है जिन्होंने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ले ली है कॉम्पिटेंट कोर्ट से, अभी भी साथ में रह रहे हैं एंड बी एंड सी आर एंगेजिंग इन अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। देयर नेबर ए वॉचेस द एक्ट एंड फाइल्स एन एफआईआर, उसने वो एक्ट को वॉच किया, was he allowed to watch that act? When a woman is engaging in her private acts whereby she believes that
nobody is watching her or she believes that she is not supposed to be watched by anybody, तो वो कौन सा ऑफेंस हो रहा है अगर उसको ऐसी प्राइवेट सिचुएशन में एंगेज होते हुए कोई देख ले? ऑब्वियसली बात है वॉयरिज्म. Which proposition is correct in case of these circumstances? B is guilty of offense punishable under 376B. जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहां हस्बैंड के रिगार्डिंग उस क्वेश्चन को जज करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे किसके पर्सपेक्टिव से दे रखा है? ये दे रखा है ए के पर्सपेक्टिव से, ए के पर्सपेक्टिव से दे रखा है. ओके, क्लियर है? बी इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस बिकॉज सी कंटिन्यूज टू बी हिज लीगली वेडेड वाइफ. A could be guilty of offense punishable under 354 C of IPC. मतलब जो नेबर ने ऐसी चीज को देखा है और उसके बाद एफआईआर फाइल करा, उसको तो राइट भी नहीं बनता है फाइल करने का. सो इन दिस केस व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स? 354 C. दैट इज यहाँ पे वॉयरिज्म हुआ है. क्लियर है? अंडरस्टूड. सो इस क्वेश्चन को हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ के कॉन्टेक्स्ट से जज नहीं किया, जो आज तक हमेशा स्टूडेंट करते आए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशली एनफोर्सेबल? अभी कुछ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के क्वेश्चंस हो जाए. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल? अभी तक स्टूडेंट्स हम सीआरपीसी के क्वेश्चन कर चुके हैं, आईपीसी के कर चुके हैं, लिमिटेशन एक्ट के कर चुके हैं. अब हमारे पास एसआरए के क्वेश्चंस है और लास्ट में हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे. ओके, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल है? A, an author contracts with B, a publisher, to complete a literary work. A contracts to sell and B contracts to buy a residential building. A contracts to marry B and A contracts by a guardian to purchase immovable property on behalf of minor. मैरी करने का है नहीं, लिटरेरी हो गया. क्या हो गया यहाँ पे? पर्सनल क्वालिफिकेशन आ गया बेटा. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जहां ए अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ टू सेल अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अगर बी मना कर देता है तो ए कैन गो अगेंस्ट बी. किसको बोलिए? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कीजिए. Because there are two important section which says that specific performance in situation में नहीं हो सकता. rather section number 10 बोलता है specific performance हो सकता है subject to section number 11 subsection 2 section number 14 and section number 16. बराबर है? क्लियर है? सो यहाँ पे क्योंकि इनका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है which can be specifically enforced, so for that purpose option number B will be correct. literary work, personal qualification में आके marriage, right of personal life, right of liberty, right to personal liberty and your freedom. D क्या हो गया? माइनर है, तो माइनर के बिहाफ पे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 74 देखो क्या बोल रहा है. which of the following statement is correct? In a suit for specific performance of a contract for the transfer of immovable property, the court cannot grant partition and separate possession. क्यों नहीं ग्रांट कर सकता? बिल्कुल ग्रांट कर सकते हैं. पार्टीशन ग्रांट कर सकते हैं, सेपरेट पोजीशन भी ग्रांट कर सकते हैं. ठीक है, ये बोल रहा है कैन नॉट, तो गलत हो गया भैया. नेक्स्ट, इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द प्लेंटिफ कैन नॉट आस्क अल्टरनेटिव रिलीफ फॉर रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी. क्यों नहीं पूछ सकता? सेक्शन नंबर 22 डेफिनेटली डिमांड कर सकता ना, तो वर्ड कैन नॉट बोल दिया, ये भी गलत हो गया. The court, while refusing to grant specific performance of the contract, cannot grant refund of earnest money paid by the plaintiff unless it has been specifically claimed. हमारा एसआरए क्लियर बोलता है स्टूडेंट्स, जो चीज डिमांड करोगे वो मिलेगी, जो चीज प्लीड करोगे वही मिलेगी, जो चीज प्लीड ही नहीं किया वो नहीं मिलने वाली है. तो कोर्ट जब रिफ्यूज कर रहा है तो इन दैट केस अगर आपने कॉम्पनसेशन डिमांड नहीं किया या रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी डिमांड नहीं किया, नहीं मिलेगा until and unless you plan to go for amendments and court allows you for amendment. Okay, so option number C is absolutely correct. So moving on to question number 76, देखो क्या बोल रहा है. Under the provisions of Specific Relief Act 1963, when a part of contract which taken by itself can and ought to be specifically performed stands on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed, तो फिर हम कौन से पार्ट को सेपरेट करेंगे यहाँ पे? देन द कोर्ट मे नॉट डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट. क्या फॉर्मर पार्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोलेगा? इट विल बी द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू डायरेक्ट और नॉट टू डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. द कोर्ट मे डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट. अच्छे से क्वेश्चन को सुनना है. इट सेज कि एसआरए में व्हेन अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच टेकन बाय इटसेल्फ, एंड ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, इसका एक पार्ट को which can and ought to be specifically performed, भैया इसको आपको परफॉर्म करना था और इसको हम स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा भी सकते हैं, जो कि सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग पे अलग अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है इसको उस पार्ट से जिसको परफॉर्म करना जरूरी नहीं है.
from another part of the same contract which cannot and ought not to be performed, जिसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए या जिसको परफॉर्म करवाया ही नहीं जा सकता है। तो जब वो सेपरेट फुटिंग पे बेटा इनको विभाजित कर सकते हो, तो फॉर्मर पार्ट ये हो गया, फॉर्मर पार्ट ये हो गया लैटर पार्ट, तो इसको परफॉर्म करवा सकते हैं, बिल्कुल परफॉर्म करवा सकते हैं। सो द कोर्ट में डायरेक्ट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट। मैं बोल रही हूं कि मुझे शक्कर और नमक लाके दो 100 केजीज, 100 केजी शक्कर और नमक। तो 100 केजीज मैंने शुगर भी मांग लिया, 100 केजीज मैंने सॉल्ट भी मांग लिया है। तो अगर सॉल्ट का पार्ट एंड शक्कर का पार्ट, दैट इज शुगर का पार्ट, सेपरेट कर सकते हो, तो फिर परफॉर्म द शुगर वाला पार्ट एंड सॉल्ट वाला पार्ट। अगर सेपरेबल है एंड इट कैन नॉट एंड नॉट नॉट टू बी परफॉर्म, तो उसको सेपरेट कर दो, फॉर्मर पार्ट को परफॉर्म करवा दो। क्लियर है? चलो जी। Which of the following contract cannot be specifically enforced as per the provision of section 14 of SRA? SRA के सेक्शन नंबर 14 के तहत कौन सा कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 77 में देखो, a contract to marry B, A contracts to marry B, पर्सनल चॉइस का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। A contracts with B that in consideration of rupees 10,000 to be paid by B, he will paint a picture of B. अगर मान लो A ने मना कर दिया दैट सॉरी आई डोंट वांट टू पेंट, पर्सनल क्वालिफिकेशन, इसको भी स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवा सकते। A an author contracts B a publisher to complete a literary work. Literary work is also based on personal qualification, skill based है। तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, पर्सनल चॉइस, दोनों बाकी के बी और सी क्या है बेटा, पर्सनल क्वालिफिकेशन बेस्ड है। सो ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, इट सेज अंडर एसआरए व्हेन इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड, कब ग्रांट किया जा सकता है? टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम स्पेसिफिकली एनफोर्स कर सकते हैं उसके लिए इंजंक्शन मिलेगा। दैट इज 38 रीड विद 42, सेक्शन नंबर 38 रीड विद 42, व्हेन इंजंक्शन ग्रांटेड, व्हेन इंजंक्शन रिफ्यूज्ड। तो ये चीज ध्यान रखो, ये चीज ध्यान रखो कि जब आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हो जो कि स्पेसिफिकली एनफोर्स हो सकता है, उसका ब्रीच किया तो उसके लिए आपको इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है, प्लीज उसको रोको। क्लियर है? To prevent on the grounds of nuisance an act which is not reasonably clear that it will be nuisance, जहां पता ही नहीं है कि nuisance होगा भी कि नहीं होगा। To prevent a continuing breach in which the plaintiff has acquiesced, acquiesced मतलब आके हाथ मिला लिया, हाँ जी ठीक है, let it go, okay fine, you do it, you are free to do the breach of contract, उसमें नहीं होगा, उसमें इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। द प्लेंटिफ हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट, भैया आपका खुद का व्यक्तिगत हित नहीं है, आपको इस पर्टिकुलर विवाद में आने का या पर्टिकुलर इंजंक्शन व्यादेश लाने का कोई अधिकार नहीं है। सो किस में इंजंक्शन ग्रांट होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर ए में इंजंक्शन ग्रांट हो जाएगा। Question number 79. In order to succeed in a suit for specific performance of a contract for sale, the plaintiff has to aver and prove that. जब सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चल रहा है किसका? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल को आप स्पेसिफिकली एनफोर्स कराना चाह रहे हैं, प्लेंटिफ को क्या प्रूव करना पड़ेगा? His readiness and willingness to perform the contract, his readiness to perform the contract, his willingness to perform the contract, his potential to perform the contract. दोनों चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। क्या प्रूव करना पड़ेगा? दोनों चीजें प्रूव करनी पड़ेगी, रेडीनेस एंड विलिंगनेस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हरियाणा जुडिशरी में या आई थिंक पंजाब जुडिशियल सर्विसेज में इन दो वर्ड्स का डिफरेंस पूछा गया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडीनेस एंड विलिंगनेस? मैं ऑलरेडी आपको इस पर्टिकुलर डीजेएस सीरीज, कॉन्सेप्ट सीरीज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बेटा, व्हाट इज मेंट बाय रेडीनेस एंड विलिंगनेस। दोनों अलग अलग चीजें, यू आर नॉट सपोज टू रीड देम एज सिनोनिम्स। रेडीनेस मीन्स my financial capacity or my capacity with respect to the resources that are available to me or not. मेरे आसपास, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू कंडक्ट द क्लास, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास लाइट है, मेरे पास नेटवर्क है, मेरे पास फैन है, मेरे पास पेन टैब है, ये सारी चीजें आई एम रेडी। बट एट द सेम टाइम इफ आई एम नॉट विलिंगली, दिल से अगर मैं राजी नहीं हूँ, इच्छुक नहीं हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो विलिंगनेस होती है वो। सो विलिंगनेस इज बेसिकली योर डिजायर, विल एंड विश। रेडीनेस इज द फाइनेंशियल कैपेसिटी और द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स टू परफॉर्म एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? क्लियर है? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है? An instrument is not settlement under specific relief act. Definition question. See the definition. Where an interest in the property is devolved by a will. ये settlement में नहीं आता है. Where a devolution of interest in an immovable property is disposed of. Okay. Where devolution of a successive interest
is an immovable property is disposed of, whether interest in an immovable property is only agreed to be disposed. तो ये सब आपके सेटलमेंट में आता है. क्या सेटलमेंट में नहीं आता है? जब इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी किससे डिवॉल्व हो रहा है? विल के थ्रू डिवॉल्व हो रहा है, वो सेटलमेंट में नहीं आता है. ठीक है, क्लियर है? वो एक तरीके का ट्रांसफर है, बट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहा है, विच इज गवर्न्ड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 81 इट सेज, अच्छा एमपी जुडिशरी में क्वेश्चन आ चुका है. ओके, थोड़ा हट के और इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा हटके एंड इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, और वो भी शेड्यूल से उठा लिया क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द शेड्यूल. अब हमें पता है कि मैम 5 स्टार होटल तो मेंशन्ड है, बट उसकी लिमिट कितनी है वो नहीं पता. 5 स्टार होटल लोकेटेड आउटसाइड द सिटी विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 million. 3 स्टार होटल लोकेटेड आउटसाइड द सिटी विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 million. 5 स्टार होटल लोकेटेड विद इन द सिटी विद इन द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 million. ये चीज मेंशन नहीं है. 5 स्टार सिटी है, लोकेटेड विद इन दी सिटी है, 5 स्टार होटल है, लोकेटेड विद इन द सिटी है, और पॉपुलेशन जहां पे 1 million से ज्यादा नहीं है, ये नहीं है. क्लियर है? कौन सा चीज मेंशन नहीं है? नेगेटिव में पूछा है. अगर स्टूडेंट्स ट्रू पूछा, फॉल्स पूछा, करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पूछा, इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, मेंशन्ड, नॉट मेंशन्ड, बहुत सचेत रह के इन सवालों का जवाब देके आना. क्वेश्चन नंबर 82 इट सेज, Which of the following statement is false? क्या गलत है इसमें से? An injunction cannot be granted to prevent the breach of contract of a performance which should not be specifically enforced. बराबर है? समझ में आया क्या बोल रहा है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते, उसका अगर कोई ब्रीच करे तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इंजंक्शन लेके आ सकते हो? नहीं बेटा, मैं माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ कि जब तक मुझसे पढ़ रहे हो कहीं और नहीं पढ़ सकते, तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल है क्या? नहीं है. अब वो जाके कहीं और पढ़ता है, मैं उसके अगेंस्ट इंजंक्शन ला सकती हूँ? नहीं कि अरे उसको प्रिवेंट करो, ही कैन नॉट गो एंड स्टडी देयर और टेक ट्यूशंस फ्रॉम अदर टीचर. नो मैम, यू कैन नॉट, बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज नॉट एनफोर्सिबल, इट इज इन वाइड एग्रीमेंट. तो ये तो सही बात बोल गया. An injunction cannot be granted to prevent on the grounds of nuisance an act of which is not reasonably clear. जब reasonably clear ही नहीं है कि exactly वो न्यूसेंस को अमाउंट करता भी है या नहीं करता है, तो उसके लिए हम इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकते. ये सत्य वचन है. An injunction cannot be granted to prevent a continuing breach in which the plaintiff has acquiesced. ये भी करेक्ट है. जहां पे प्लेंटिफ खुद से एक्विजिस हो चुका है, मिली भगत हो चुकी है, हाजी हूजी कर लिया, वहां पे हम इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकते. सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्या ये फॉल्स है बेटा? नहीं है, इसमें से कोई भी फॉल्स नहीं है. सो नॉट ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी फॉल्स नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 83 देखो क्या बोल रहा है. सेक्शन नंबर 12 किससे डील करता है? स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स आपके इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वहां नंबर अच्छे से कमाओगे अगर आपका इंडेक्स पे अच्छा कमांड है. दैट इज पार्ट परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, रिसेशन में नॉट बी एडजस्ट बाय द कोर्ट वेयर. रिसेशन कहां एडजस्ट नहीं किया जा सकता है? Where the contract is voidable or terminable by the plaintiff. क्या बोल रहा है? Rescission cannot be adjust. इस मामले में तो एडजस्ट किया जा सकता है. The contract is unlawful for the cause not apparent on the face and the defendant is more to be blamed. यहाँ पे भी rescission किया जा सकता है. That is cancellation. A person interested in the contract may sue to have it rescinded where the plaintiff has expressed or impliedly ratified. भैया तुम ratify कर लियो. Ratify means confirmation. You are confirming. Ratify मतलब आपने, not confirmation, वो हो जाता है आपका. ओके, कंफर्मेशन मींस रैटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन मींस एरर को सुधार देना. तो एब्सोल्युटली कंफर्मेशन जहां पे खुद प्लेंटिफ ने कर लिया, तो इसके लिए हम रिसेशन में नहीं जा सकते हैं. ये था क्वेश्चन नंबर 84. आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 85 इट सेज, which of the following is a contract that cannot be specifically enforced. अक्सर यहां से क्वेश्चन आते हैं. बोल रहा है contract which nature it is which in its nature is determinable. A contract which in its nature is determinable. इसको स्पेसिफिकली एनफोर्स कर सकते हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन दी पर्सनल क्वालिफिकेशन. क्या इसको हम स्पेसिफिक एनफोर्समेंट कर सकते हैं? इसका क्वेश्चन नंबर 85 देखो, इसको भी हम स्पेसिफिक एनफोर्समेंट नहीं कर सकते, ना नेचर डिटर्मिनेबल वाले को कर सकते हैं. Both a contract which in its nature is determinable and dependent on the personal qualification. दोनों को ही हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते. अप्रोप्रिएट है. लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं. Whether suit is for the purchase of a share of partner in a firm. Partner in firm है, इसको स्पेसिफिकली एनफोर्स कर सकते हैं. बट ये दोनों ही बी एंड सी दोनों ही सही है, तो भैया आप लिख देते ना बी एंड सी, सॉरी ए एंड बी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बात किसकी कर रहा है? ए एंड बी की कर रहा है.
क्वेश्चन नंबर 86 देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इट सेज contract made by trustee in excess of his powers can also be specifically enforced। ना ना, 11(2) गलत बात। जो ट्रस्टी अपने पावर्स को एक्सीड करके आ चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवा सकता। suit for recovery of possession suit for recovery of possession of immovable property by a person who has been dispossessed can be filed after an expiry of 1 year। गलत, सेक्शन नंबर 6 का वायलेशन कर रहे हैं आप। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 86 नेक्स्ट, a contract for the non-performance of which compensation in money is an adequate relief is not specifically enforced। absolutely correct। जहां पे आपके लिए compensation adequate relief है तो फिर वहां आप उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स रीड आउट द लास्ट ऑप्शन, suit for recovery of possession of immovable property by a person who has been dispossessed can also bring a suit against government। सेक्शन नंबर 6 का वायलेशन नहीं, कदापि नहीं। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चले, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 87 देखो क्या बोल रहा है, A singer has entered into a contract with B for giving a performance। सिंगर है, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया दैट आई एम गोइंग टू सिंग, बट किया क्या इसने, सब्सिक्वेंटली ए कमिट्स ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज प्रॉमिसर ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर लिया। ही फेल्स टू और रिफ्यूजेस टू सिंग, व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू बी? बी के पास रेमेडी क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकता है? कभी नहीं। व्हाई? बिकॉज पर्सनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे। क्या है? पर्सनल क्वालिफिकेशन है। B can file a suit for specific performance of a contract against A? नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। B can file a suit for injunction against A? injunction भी नहीं हो सकता। B can definitely claim damages from A। B can ratify the contract, ratify करके क्या करोगे, उसे तो मना कर दिया है, मना कर दिया, void contract हो चुका। मान लो किसी भी सिचुएशन की वजह से if A is enable or unable to sing over there, subsequent impossibility आ चुका है, सब्जेक्ट मैटर सिचुएशन में आ चुका है दैट द पार्टी कैन नॉट परफॉर्म, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कतई नहीं करवा सकते, बट डेफिनेटली डैमेजेस जरूर क्लेम कर सकता है मिस्टर बी ए के अगेंस्ट। क्लियर है? चले अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एसआरए इज रिलेटेड टू डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, power to award compensation in certain cases, power to grant relief for possession, partition और refund of earnest money, both A and B। क्या होने वाला है? power to award compensation जब आप specific performance की डिमांड कर रहे हैं तब। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 89 it says which of the following are true about the word possession under section number 5 of SRA। हम बोल रहे हैं ना, जब आपको रिकवरी कराना है किसका बेटा? पोजेशन का। रिकवरी ऑफ पोजेशन दो चीजें हैं, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक मूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है सेक्शन नंबर 5, प्रोसीजर कौन सी? सीपीसी की। सेक्शन नंबर 6 इलीगल डिस्पोजिशन, सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8। तो सेक्शन नंबर 6 बोल रहा है ना एंटाइटलमेंट फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, तो उसमें पोजेशन वर्ड क्या है? इज प्राइमा फेसा प्रूफ ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। जो आपका पोजेशन है वो प्राइमा फेसा क्या है? प्रूफ है टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी का। It is good title against all who cannot show a better title। Absolutely correct। It is constituted by itself a limited title to the property। और the right answer is all of the above। उपयुक्त सभी, सभी के मामले में पोजेशन क्या होता है? यहाँ पर आपका पोजेशन इस चीज को अमाउंट करता है, ये चीज शो करता है आपको। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 90 which of the contracts cannot be specifically enforced? कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा सकता? A contract which in its nature is determinable, क्या इसको हम specifically enforce कर सकते हैं? नहीं enforce कर सकते इसको, it cannot be specifically enforced। A contract for the non-performance of which the compensation is money is an adequate relief, क्या इस मामले में हम कर सकते हैं इसको enforce? नहीं कर सकते। क्या पूछ रहा है? Which of the following cannot be specifically enforced? जहां पे नेचर डिटर्मिनेबल है, जहां पे नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्पनसेशन एडिक्वेट है, तो वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों चाहिए? क्लियर है? तो फिर वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमें नहीं करवाना है, दैट इज बोथ ए एंड बी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स इन फेवर ऑफ अ पर्सन, किसके फेवर में ऐसा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता? हु वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर कॉम्पनसेशन फॉर इट्स ब्रीच,
who has become incapable of performing, who fails to prove that he has performed, who fails to prove our है ना, our and proof that is stated, our and proof that he has performed the contract. तो इन सारे ही मामले में क्या इस पर्सन के अगेंस्ट हम कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स इन फेवर ऑफ अ पर्सन जो कि एंटाइटल नहीं है कॉम्पनसेशन के लिए, जो इनकेपेबल हो चुका है परफॉर्म करने के लिए। क्या उसको बोल सकते हैं परफॉर्म कीजिए? नहीं। जो कि एंटाइटल नहीं है कॉम्पनसेशन रिकवर करने के लिए, तो उसके लिए उसको बोल सकते हैं आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप एंटाइटल हो? नहीं। जो प्रूफ हो चुका है कि उसने अपना पार्ट जो प्रूफ कर दिया है, देन सारे ही केसेस में हम ऐसे पर्सन के फेवर में क्या करेंगे स्टूडेंट? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी नहीं देने वाले ऐसे पर्सन को। क्वेश्चन नंबर 92, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन बेस्ड, डायरेक्ट बेस्ड, नो इंटरप्रिटेशन टाइप। No substituted performance of a contract under subsection 1 of section 20 shall be undertaken unless the party who suffers such breach has given in notice in writing not less than how many days to the party in breach calling upon him to perform the contract within such time. जब आप बात कर रहे हो दैट आपको सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले सकते हो, और एक बार आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया तो उसके बाद यू कैन नॉट आस्क द पार्टी फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बिकॉज आपने किसी और से परफॉर्म करा लिया ना। देन व्हाई डू यू वांट द परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट पर्सन? इज योर ऑब्जेक्टिव ओनली टू हार्म, ह्यूमिलेट और टॉर्चर दैट पर्टिकुलर पार्टी? नो, ऐसा नहीं है। तो इन दैट केस जब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस बेटा आप ले चुके हो, तो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस लेने से पहले आपको ब्रीचिंग पार्टी दैट इज डिफेंडेंट को बोलिए दैट प्लीज परफॉर्म। नोटिस के उपरांत भी अगर वो परफॉर्म नहीं करता यू कैन गो फॉर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। तो कितने दिन का नोटिस देना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे कितने दिन का देते हैं? जाहिर सी बात है 30 डेज का नोटिस, सेक्शन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 93, दैट इज सेक्शन नंबर 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन नॉट बी इवोक्ड। कब इसको इवोक नहीं किया जा सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ेंगे। व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज नॉट हेल्ड बाय डिफेंडेंट एज एन एजेंट और अ ट्रस्टी, एब्सोल्युटली करेक्ट। When the compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief, तब तो बोलेंगे ना कि सेक्शन नंबर 8 को यूज करो और प्रॉपर्टी वापस रिस्टोर करो। When the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred, तब भी बोलेंगे सेक्शन नंबर 8 यूज होगा। When the thing claimed is held by defendant as an agent or trustee, तब भी बोलेंगे कि आप प्रॉपर्टी को वापस रिस्टोर करो ओरिजिनल ओनर के पास, बट दैट इज हु इज एंटाइटल्ड फॉर द पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। लेकिन कब नहीं करेंगे? When the defendant, when the thing claimed is not held by defendant as an agent or your trustee। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर एन मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ग्रांटेड। कब ग्रांट की जा सकती है स्टूडेंट्स? कब ग्रांट की जा सकती है? इन केस द सेलर फेल्स टू सप्लाई द गुड्स, व्हेन द गुड्स आर नॉट अवेलेबल, when the goods are not available with the seller but equivalent are available to the third person, when the plaintiff sues for 50 years old painting। क्या बोल रहा है? डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जब इसने गुड सेल करने में फेल कर दिया तो क्या हम उसको बोल सकते हैं कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कीजिए? जब गुड्स है सेलर के पास अवेलेबल नहीं है बट थर्ड पर्सन के पास अवेलेबल, बोलेंगे उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है। और वेयर द मूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन डिस्ट्रॉयड, तो कैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करेगा? बट हाँ, प्लेंटिफ को हम डेफिनेटली स्यू कर सकते हैं। डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर अ मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ग्रांटेड जब प्लेंटिफ एक ओल्ड पेंटिंग के लिए स्यू करता है, जहां पे उसको ओल्ड पेंटिंग के रिस्टोरेशन के लिए डेफिनेटली बोला जा सकता है कि भाई जो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का पोजीशन लेके बैठा वो वापस उस प्लेंटिफ को दीजिए। क्वेश्चन नंबर 95, अंडर सेक्शन 6 ऑफ एसआरए कैन बी फाइल्ड फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत है क्या? पढ़ लेते। मूवेबल एंड इमूवेबल गलत, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, स्पेसिफिक टाइटल ये नहीं है, डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए बोला, लेकिन बोला कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा नहीं सकते हो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 96, एन इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड। इंजंक्शन कहां ग्रांट हो सकता है? व्हेन द प्लेंटिफ हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट, तब तो ग्रांट नहीं करेंगे। टू प्रिवेंट द कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज एक्विजिस्ट, नहीं हो सकता। टू प्रिवेंट द breach of contract the performance of which cannot be specifically enforced, अरे भैया जिसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप नहीं कर सकते हैं, सॉरी जिसको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते, उसके ब्रीच के लिए हम इंजंक्शन भी नहीं ले सकते। अब भी पढ़ के आए, इफ इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, बहुत सारे केसेस के बाद केसेस को स्टॉप करने के लिए इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं। 96 के बाद चलेंगे स्टूडेंट्स 97, आगे देखो। कोर्ट में डिनाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन से ग्राउंड्स पे? It is the option, it is of the option or opinion that the consideration is inadequate, ये कोई ग्राउंड नहीं है। सेक्शन नंबर 25 डेफिनेटली बोलता है
that inadequacy of the consideration does not renders your agreement void. It is valid. Rather, it definitely gives an option or reasonable grounds to the court to presume that the particular contract was not free from consent. वहां free consent नहीं थी, वहां कोई influence, coercion, fraud, misrepresentation, mistake ऐसा तो कुछ था. Okay, next आगे देखो. The court feels that the contract is onerous to the defendant. उस मामले में डिनाई कर सकता है क्या? The performance of the contract would involve hardship on the defendant, which he did not foresee, and non-performance would involve no hardship to the plaintiff. कोर्ट कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिनाई कर सकता है? कि भैया हम तब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिनाई करेंगे जहां पे अगर हमने दे दिया परफॉर्मेंस करने के लिए तो डिफेंडेंट को नुकसान होगा, एंड डिफेंडेंट को नुकसान होगा, और नहीं दिया तो हमारे प्लेंटिफ को भी कोई खास नुकसान होगा नहीं. सो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिलीफ ऑफ इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड. इंजंक्शन की रिलीफ कब नहीं मिल सकती? डायरेक्ट क्वेश्चन आया. व्हेन इफिशियस रिलीफ अवेलेबल है आपके पास, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अदर यूजुअल मोड्स ऑफ प्रोसीडिंग. प्लेंटिफ हैज नॉट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, जो कि बोलता है कि आपके पार्ट पे गलती नहीं होनी चाहिए. टू प्रिवेंट न्यूसेंस व्हिच इज नॉट रीजनेबली क्लियर. ऐसा न्यूसेंस जो कि हमें पता ही नहीं है कि नहीं है, तो उस मामले में हम क्या नहीं दे सकते? इंजंक्शन नहीं दे सकते. दैट इज ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. अब देखो आगे क्या दे रखा है. The engagement diamond ring of N was stolen by T, a thief who sold it to J, a jeweler. Jeweler को उसने ले जाके बेच दिया. N filed a suit for recovery of ring against J. J contended that he is ready to pay the price of ring. Whether the decree of recovery of diamond ring can be refused on that ground. N ने रिकवरी किसके अगेंस्ट फाइल की? J ने. J ने बोला कि वो रेडी है, he is ready to pay the price of the ring. क्या इन ग्राउंड्स पे स्टूडेंट्स हम रिकवरी ऑफ रिंग कर सकते हैं? कॉम्पनसेशन इन टर्म्स ऑफ द मनी वुड बी एन एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द रिंग. क्या कॉम्पनसेशन यहाँ पे एडिक्वेट रह सकता है? रह सकता है. टी इज बोनाफाइड परचेजर ऑफ रिंग फॉर कंसिडरेशन. क्या टी बोनाफाइड परचेजर है? नहीं, वो तो थीफ है. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एन एंड जे. हमें ग्राउंड पूछे वेदर द डिक्री ऑफ रिकवरी ऑफ डायमंड रिंग कैन बी रिफ्यूज्ड. उसको कौन से आधार पे रिफ्यूज करेंगे हम? क्या ये बोल देंगे कि आपके लिए कॉम्पनसेशन इन मनी एडिक्वेट होगा? नहीं, उसकी डायमंड रिंग है बेटा, एंगेजमेंट रिंग बोल रखा है. वापस से मैंने क्वेश्चन पे ध्यान दे बेटा, एंगेजमेंट रिंग है. हो सकता है उसके दिल को बहुत कनेक्टेड हो, तो एंगेजमेंट रिंग के लिए बोलते हैं कॉम्पनसेशन आपके लिए एनफ है, तो हम इस ग्राउंड्स पे आपको डिक्री जो है रिकवरी ऑफ डायमंड रिंग रिफ्यूज कर देंगे. नहीं, इस ग्राउंड्स पे रिफ्यूज नहीं की जा सकती. क्या बोलते हैं? टी बोनाफाइड परचेजर नहीं है, ही इज जस्ट थीफ. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एन एंड जे. इस ग्राउंड पे कि एन और जे आपके बीच कोई रिलेशन नहीं है. सो व्हाट इफ देयर इज नो रिलेशनशिप, बट स्टिल जे इज हैविंग द पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी व्हिच इज अ स्टोलन प्रॉपर्टी बाय टी. सो किसी भी ग्राउंड पे यहाँ पे रिफ्यूज नहीं की जाएगी रिकवरी ऑफ डायमंड रिंग. So let's move to question number 100 students. देखो question number 100 क्या बोल रहा है? A defendant in a suit for recovery of possession of immovable property can take plea of lawful title and plea of adverse possession. दोनों साथ में नहीं हो सकता students. Cannot take the plea of lawful title and an alternative the plea of adverse possession as the two are antithetical to each other. दोनों अलग अलग चीजें हैं. आप lawful title भी ले रहे हो और फिर alternative में उसके अगेंस्ट आप ये बोल रहे हो कि हमें adverse possession भी दे दो. That is not allowed. ये चीजें करेक्ट नहीं है. सो ये चीजें अलाउड नहीं है. सो फॉर दैट मैटर क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट. आगे सुनो. कैन टेक अ प्ली ऑफ लॉफुल टाइटल एंड ऑल्टरनेटिव द प्ली ऑफ एडवर्स पोजीशन एंड सक्सीड ऑन बोथ. दोनों पे सक्सीड नहीं होगा. क्या सक्सीड होगा आइदर पे? नहीं. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 101 देखो क्या बोल रहा है. इट सेज द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट इंजंक्शन टू परफॉर्म द नेगेटिव एग्रीमेंट. कर सकता है बिल्कुल. वेयर द कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेस एन affirmative agreement to do a certain thing coupled with a negative agreement not to do a certain thing. तो स्पेसिफिकली जब हम सेक्शन नंबर 42 की बात करें तो क्या बोल रहा है कि आप इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हो उस चीज के लिए जहां पे नेगेटिव एग्रीमेंट था. when the court knows that agreement is such जहां पे एक पॉजिटिव एग्रीमेंट एक नेगेटिव एग्रीमेंट एंड पॉजिटिव एग्रीमेंट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हम नहीं बोल सकते, तो नेगेटिव एग्रीमेंट के लिए हम इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं. So option number A is correct. In all cases where a contract comprises an affirmative agreement to do a certain thing, क्या हर affirmative agreement के लिए हम injunction grant करते हैं? Only in cases of contracts of musical performance. ये थोड़ा out of the context, एकदम illogical concept.
ओनली इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ स्टेज परफॉर्मेंस, अब ये भी एकदम आउट ऑफ द जोन आपको ऑप्शन दिया, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 38 में फिर से बोल रही हूँ, जहां पे क्लॉजेस हैं, जहां पे सब सेक्शंस हैं, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए, आजकल स्टेट जुडिशरी का रुझान बन रहा है कि ऐसे ग्रे एरिया से क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन 38 का क्लॉज 3 किससे डील करता है? परपेचुअल इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड व्हेन द डिफेंडेंट इज नॉट ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट स्टैंडर्ड फॉर असर्टनिंग द एक्चुअल डैमेज, compensation would not would afford an adequate remedy, or it is necessary to prevent the multiple proceedings. मल्टीप्लिसिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया जा सकता है? ऐसा इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। क्लियर है? आगे चले, डायरेक्ट क्वेश्चन। एसआरए इज द प्रोडक्ट ऑफ 9th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, 8th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, 10th रिपोर्ट। क्लियर है? 9th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑन एसआरए 1958। क्लियर है? ईयर भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 104 देखो क्या बोल रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परमिटेड? कहां परमिट नहीं है? वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, जहां पे पार्टी ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया है, वहां पे हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। एब्सोल्युटली करेक्ट। A contract, the performance of which involves the performance of a continuous duty which the court cannot supervise, court supervise नहीं कर सकता, तो वहां पे specific performance भी नहीं देंगे भैया। अगर वो specific performance करने लग गया तो court उसका निरीक्षण कैसे करेगा बेटा? नहीं कर सकता। A contract which is so dependent on a personal qualification of the parties के personal qualification पे depend है, specific performance नहीं जाएगा। That means all of the above. All of the above is right answer. Next question, question number 105, it says an injunction can be granted. Injunction कब grant किया जा सकता है? टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एन लेजिस्लेटिव बॉडी, गलत चीज, ऐसा नहीं हो सकता। टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, यस एब्सोल्युटली। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एसआरए जरूरी नहीं है कि तभी कॉन्ट्रैक्ट या इफेक्ट में आए, या एसआरए की रेमेडी आप सिर्फ तभी ले सकते हो व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट subsisting between the two parties. No, if there is any obligation which might not arise out of any contract but it arises out of any statute, you can go for SRA. आप एसआरए के लिए जा सकते हो, इंजंक्शन लेके आ सकते हो। जरूरी नहीं ना कि वहां पे दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट है तो ही, अगर ऐसा कोई न्यूसेंस कर रहा है तो गो फॉर इंजंक्शन, सिविल रेमेडी। क्लियर है? रिमेंबर दिस थिंग, ऑब्लिगेशन में अराइज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, आल्सो ऑब्लिगेशन में अराइज आउट ऑफ योर लीगल ड्यूटी व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर एनी स्टैट्यूट और एनी अदर रूल्स रेगुलेशंस, या जो भी आपका डिपार्टमेंट बोलता है। क्लियर? टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच इन व्हिच द प्लेंटिफ हैज एक्विजिस्ट, क्या इसमें इंजंक्शन मिल सकता है स्टूडेंट्स? Can injunction can be granted over here to prevent the breach, या नहीं हो सकता? To prevent the breach of the contract, the performance of which would not be specifically enforceable, इसमें भी injunction grant नहीं कर सकते। किसमें कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी, that is to prevent the obligation, further any obligation, उसके लिए injunction grant किया जा सकता है। Question number 106, section 12 of SRA permits the grant of specific performance on a part of a contract. allow करता है? बिल्कुल allow करता है। कौन सा? only a small portion of whole in value and admits the compensation money. remaining के लिए compensation admit कर दिया तो smaller portion का हम लोग part performance allow कर देंगे। the part left unperformed is a substantial portion of value, where the part left unperformed is a small portion of the whole in subject matter and does not admit तो गलत हो गए दो नहीं, so option number A is correct. clear है? next question, injunction cannot be granted, तो बार बार ये सवाल आ रहे हैं, to restrain any person from prosecuting any proceeding in a court not subordinate to that, क्या इसमें injunction grant नहीं होगा? नहीं होगा। to prevent the breach of contract, जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते, 4 बार पढ़ चुके हैं, इसमें भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा। where the plaintiff has no personal interest, इसमें भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा। that means option number D is absolutely correct। तीनों ही सिचुएशंस में इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जा सकता है। what is the meaning of principle of quod timid in context of law of injunction? क्या मतलब होता है इसका? it means a future probable injury to the rights or interest of the persons, ऐसी कोई इंजरी जो कि आपको लगता है कि आने वाले समय में हो सकती है, वो quod timid के सेगमेंट में आती है। the past injury to the rights or interest of the person, the injury capable of being estimated in money or injury capable of being estimated in money. okay, ये दोनों ऑप्शंस क्या हो चुके बेटा? अच्छा, इंजरी केपेबल एंड इंजरी इनकेपेबल, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 108 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 109 देखो क्या बोल रहा है। इट सेज, अंडर सेक्शन 10 of SRA the specific performance cannot be granted if
कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जा सकता? देयर इज नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट. देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है, कॉम्पनसेशन इन मनी इज नॉट एडिक्वेट तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है. नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टेनिंग एक्चुअल डैमेज, जब पता ही नहीं है कि एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है, जब पता नहीं है कि एक्चुअल डैमेज कितना हो तो डैमेज नहीं दोगे ना. बेटा अगर पता है कि एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है तब तो हम पार्टी से डैमेज दिलवा देंगे, लेकिन जब पता ही नहीं है कि डैमेज कितना हुआ है तो हम नहीं बोल सकते ना कि आप यहाँ पे डैमेज दीजिए. तो उस मामले में फिर रेमेडी क्या होगी? अप्रोप्रिएट रेमेडी फिर वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी. तो इन दोनों में ही स्टूडेंट्स हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या कर सकते हैं? क्या इस मामले में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सकते हैं? तो इन्होंने बोला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब ग्रांट नहीं हो सकता है? इन तीनों सिचुएशन में तो हो सकता है. जहां कॉन्ट्रैक्ट ही कंक्लूडेड नहीं है वहां हम एसआरए के अंतर्गत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस निर्दिष्ट पालना के लिए नहीं जा सकते जब तक आपकी कंक्लूडेड संविदा नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 110, लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ सूट बाय अ पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. सबसे लड्डू सवाल है दिल्ली जुडिशरी वालों के लिए अगर ऐसे सवाल आ जाते जो कि मिक्स एंड मैच आता है. ठीक है, 30 to 35% ऑफ पेपर आपका कैसा रहता है? डायरेक्ट रहता है. मैं लॉ के सेगमेंट की बात कर रही हूँ. विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन, within 6 months from the date on which the petitioner comes to know about disposition, within 12 months from the date of disposition, within 12 months from the date on which the petitioner comes to know about the disposition. So it is within 6 months from the date of disposition. ठीक है, क्लियर है? 110 का राइट आंसर इज ए. ओके, सो नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ क्वेश्चन है. कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में जितने भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन है उनको हम सम अप करने की कोशिश करें. देखो क्या कहता है. Where a person reciprocally promises, firstly, to do certain things which are legal, and secondly, under specified circumstances, to do certain other things which are illegal. देखना, फर्स्टली रेसिप्रोकल प्रॉमिस कर रहा है. फर्स्टली बोल रहा है कि कुछ लीगल करूंगा, एंड दूसरा क्या बोल रहा है? कुछ चीजें इलीगल भी कर सकते हैं हम. देन both the set of promises are contract? Obviously not, because one of them considers and contains an illegal object, या बोल सकते हैं illegal thing है वहां पे. Both the set of promises are void. The first promise is a contract and the second is void agreement. Absolutely correct. ध्यान रखना, void contract नहीं है. void contract बनने के लिए कभी तो valid agreement होना चाहिए और फिर वो valid contract बनता है. उसके बाद subsequently word subsequent is necessary, फिर वो void contract बनता है. but when it comes to void agreement, ये तो day 1 से ही शून्य है, void है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है. agreement not enforceable by a law is said to be void agreements. clear? चलो, so right answer is option number C is right. आगे चलेंगे, next question. A stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives aggrieved party right to repudiate the contract, is known as. Stipulation means what? Condition जो आपने contract के purpose के लिए लगा दी. Now this condition can be what? This condition can be for what? For either happening of an event or for non happening of an event. अगर वो कंडीशन का ब्रीच कर दिया तो हमारे पार्टी के पास राइट बनता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते. तो स्टिपुलेशन को क्या कहते हैं? वारंटी, इंप्लाइड वारंटी, कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन और एन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. बेसिकली इन्होंने बोला स्टिपुलेशन एसेंशियल, तो वो स्टिपुलेशन एसेंशियल को पार्टी राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कंडीशन. वो कंडीशन होती है. हालांकि आप कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप दोनों के लिए नहीं जा सकते हो. अकॉर्डिंग टू मी बोथ आर करेक्ट, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप मुझे पूछोगे तो कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो. ठीक है, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स एन एग्रीव्ड पार्टी राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जहां पे कंडीशन आपने एसेंशियल लगा रखी है. कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 to 36 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, क्लियर है? अलग अलग स्टेट जुडिशरी में अलग अलग आंसर्स इसके ऊपर डेफिनेटली दिए गए. कभी कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिया गया, कभी कंडीशन दिया गया. ठीक है, तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्टेट जुडिशरी. इन व्हिचएवर यू आर गोइंग, यू कैन ऑप्ट फॉर द आंसर. क्वेश्चन नंबर 130. In which of the following situation will the provision of section number 56 of Contract Act not apply? Destruction of subject matter. 56 में ध्यान रखना बेटा, दो चीजें दे रखी है, void contract and void agreement. भैया सब्सिक्वेंटली अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो चुका है वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. डे 1 से इम्पॉसिबल एक्ट के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, वो एग्रीमेंट था, वो वॉइड एग्रीमेंट रहेगा. क्लियर है? सो 56 के 2 पार्ट्स हैं, अच्छे से समझना. अच्छा, ये कहां अप्लाई नहीं होगा? अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो अप्लाई करता है. सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. यहाँ पे भी अप्लाई करता है. चेंज इन लॉ, लॉ अगर चेंज हो चुका है, दैट इज न्यू लॉ कोई आ चुका है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा?
सेक्शन नंबर 56 के तहत हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। एंड डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर पार्टीज की व्यक्तिगत असक्षम हो चुकी है, व्यक्तिगत रूप से असक्षम हो चुकी है उस संविदा की पालना करने के लिए, ये कोई युक्त आधार नहीं हुआ है कि इस आधार पे आप बोलते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे। सो डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट रेंडर्स अ पार्टी और डज नॉट डिस्चार्जेस अ पार्टी फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? सो डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी आपका सेक्शन नंबर 56 के तहत कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बनाता। नाइदर कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, ध्यान रखना, एक कमर्शियल हार्डशिप आ सकती है। क्या आ सकती है? कमर्शियल हार्डशिप, कि भैया जो पैसा था, जो प्राइस थी, वो इंक्रीज हो गई, सो नाउ आई कैन नॉट परफॉर्म। नो, कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन आपने क्या प्राइस रखा था, उस प्राइस पे आप परफॉर्म कीजिए कॉन्ट्रैक्ट। सो कमर्शियल हार्डशिप इज नॉट अ ग्राउंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट और टू रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट void contract। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, देखो क्या बोल रहा है। A owes B ₹1000 but the debt is barred by limitation act. A signs a written promise to pay B ₹500 on account of debt. क्या ये valid contract है? क्या ये valid contract है? There is no contract, there is a contract, either A either B, none of these। अच्छे से सुनना, 114 में क्या बोल रहा है? A owes a contract, A owes B ₹1000 जो कि लिमिटेशन से बाहर हो चुका है। अब वो राइटिंग में बोल रहा है दैट आई एम गोइंग टू पे यू, मतलब ये एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट भी कौन सा है? विदाउट कंसिडरेशन। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। सो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इन रिटर्न अब बी उसको कुछ नहीं दे रहा ना बेटा। बी कैन नॉट से कि मैंने आपको 500 रुपीज उस वक्त, क्योंकि बी ने जो उस वक्त 1000 रुपीज दिए थे ना, वो तो लिमिटेशन पीरियड की वजह से खत्म हो चुका है। नाउ लिमिटेशन लॉ और लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। सो इन दिस केस ए अगर साइन कर रहा है, रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है, तो दैट इज एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। सो इस मामले में इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज मियरली एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। क्लियर है? एग्रीमेंट है, विदाउट कंसिडरेशन है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे वैलिड तो है बट ये कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील नहीं होता है। क्लियर है? आगे सुनो। A agrees to buy from B a certain horse. It turns out that the horse was dead at the time of bargaining, though neither party was aware about the fact. So किसकी बात कर रहा है ये? मिस्टेक की बात कर रहा है। मिस्टेक मीन्स सेक्शन नंबर 20, 21 एंड 22। बराबर है? मिस्टेक दो तरीके की होती है, फैक्ट की होती है एंड लॉ की होती है। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाइलेटरल है या यूनिलेटरल, बाय मीन्स बोथ पार्टीज, यूनिलेटरल मीन्स वन पार्टी। सो अगर दोनों ही पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है, आपका एग्रीमेंट वॉइड रहता है। इट इज एन वॉइड एग्रीमेंट, बट ओनली सिंगल पार्टी इज एट मिस्टेक, द एग्रीमेंट इज वैलिड। वैलिड एग्रीमेंट है, इनफैक्ट वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाएगा। क्लियर है? दोनों पार्टीज को पता ही नहीं है, दैट सब्जेक्ट मैटर ही डेड है। जब दोनों को ही नहीं पता है तो एग्रीमेंट वॉइड होता है। ऑप्शन नंबर ए, एग्रीमेंट इज वॉइड। एग्रीमेंट इज वैलिड फॉर कॉम्पनसेशन आइदर ए और बी और नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज द एग्रीमेंट इज वॉइड। क्या हो गया हमारे एग्रीमेंट को? एग्रीमेंट वॉइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 116, A employs B to beat C and agrees to indemnify him against all consequences of the act. ए ने बी को एम्प्लॉय क्या बोला? भैया सी को धोके आ जाओ, तुमको कुछ भी हुआ तो हम हैं तुम्हें संरक्षण देने के लिए। B thereupon beats C and pays damages to C for doing so. B ने C को धो दिया और उसके साथ C को डैमेजेस भी पे करके आया। तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, अब क्या हुआ है? बी वो दे के आया है। अब ये देखो, ए इज लाइबल टू इंडेमनीफाई बी। क्या ए लाइबल है बी को इंडेमनीफाई करने के लिए? ए इज पार्शियली लाइबल। पार्शियली कुछ नहीं होता यहाँ पे। ओके, ए इज नॉट लाइबल टू इंडेमनीफाई बी फॉर द डैमेजेस। सोचो क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला? पीट के आओ। एंड दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पे बी अगर सी को पीट के आ जाता है तो आगे बी जो है उसको डैमेजेस नहीं देगा, रादर ए विल बी हेल्ड लायबल फॉर अबेटमेंट, बी विल बी हेल्ड लायबल फॉर बीटिंग हिम, दैट इज हर्ट या ग्रीवियस जो भी सी को हुआ है, क्रिमिनल लॉ एनफोर्समेंट में आ जाएगा। तो ए लायबल नहीं है बी को इस चीज के लिए इंडेमनीफाई करने के लिए। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, A for natural love and affection promised to give his son rupees 1 lakh, 1000, 10,000, 1 lakh. Okay, 1 lakh. A puts his promise to B into writing and registers it. This is a contract, promise only, proposal or none of the above. हम पढ़ के आ चुके हैं students that agreement
विदाउट कंसिडरेशन भी एग्रीमेंट होते हैं, वैलिड एग्रीमेंट होता है। अब सिंस आपके पास एग्रीमेंट का ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल जा सकते हैं। अगर उसने प्रॉमिस कर दिया है दैट आई एम गोइंग टू गिव यू दिस पर्टिकुलर अमाउंट, देन इन दैट केस स्टूडेंट्स, क्या वो वैलिड एग्रीमेंट है? एब्सोल्युटली वैलिड एग्रीमेंट है। सिंस वैलिड एग्रीमेंट का ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो ये किसमें तब्दील हो जाएगा स्टूडेंट्स? कॉन्ट्रैक्ट में होगा। क्लियर है? अगर आपके पास मान लो कॉन्ट्रैक्ट भी ऑप्शन होता है, एग्रीमेंट भी होता है, तो आप एग्रीमेंट के साथ जाते, कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं जाते। क्लियर है? बिकॉज इट इज विदाउट कंसिडरेशन एंड वर्ड व्हाट हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन नंबर 25 का एक्सेप्शन है। 25 का एक्सेप्शन है। सो क्या बोला कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है वो वॉइड एग्रीमेंट रहेगा। बट अगर वहां पे तीन सिचुएशन है, जहां फर्स्ट बोला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन पर अगर राइटिंग में आपने कुछ लिखा है, सेकंड बोला है टाइम बार डेट है, एंड थर्ड आपको जो अन्य चीजें बोल रखी है जैसे कि अपने पास्ट में कोई ऐसा एक्ट किया, वॉलंटरी पास्ट एक्ट किया है, तो फिर वहां पे कंसिडरेशन देने के लिए कोई प्रॉमिस करता है, तो सच agreement without consideration is also valid. Clear है? Next question. A agrees to sell B the goods which are on their way to Chennai from Oman by a ship. But before the agreement between the parties, okay, takes place, the ship had sunk, डूब गई, and the goods to be sold to B were lost. Neither party is aware of this happening. सेम वापस से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना जो अभी हम अप्लाई करके आए हैं। दोनों ही पार्टीज को बेटा पता नहीं है कि वो जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए किया है वो सब्जेक्ट मैटर अब अस्तित्व में है भी या नहीं। द एग्रीमेंट इज void, voidable, valid, enforcement, that is enforceable. जब एग्रीमेंट किया वैलिड एग्रीमेंट था, हाँ कि ना? वैलिड एग्रीमेंट था। वैलिड एग्रीमेंट टर्न किस में हुआ? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में टर्न हुआ। अब जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में टर्न हुआ है बट subsequently ऐसी सिचुएशन आ गई है that now this contract cannot be performed, then in that case agreement कैसा हो जाएगा? void हो जाएगा। हालांकि वर्ड यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यस, एग्रीमेंट राइट वर्ड है, void कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज दोनों ही पार्टी को पता नहीं था बिफोर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होने से पहले ही उनको नहीं पता था, तो एग्रीमेंट हुआ नहीं ना। एग्रीमेंट होने के बाद अगर सब्सिक्वेंटली कुछ हो जाता तो बेटा void कॉन्ट्रैक्ट आ जाता। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है? द वर्ड हैज बीन यूज्ड बिफोर एग्रीमेंट। सो ये चीज ध्यान रखना, बिफोर एग्रीमेंट है तो इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया होगा तो भी आपको वॉइड एग्रीमेंट के लिए जाना है। ओके, नेक्स्ट, ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी, लेता है उसका तांगा, द कैरेज इज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट। बी को इसके बारे में पता नहीं है कि कैरेज जो है अनसेफ है, तो ही इज नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट हायर के लिए लिया है ना, हायर के लिए लिया है, बेलमेंट है, एंड ए इज इंजर्ड। अगर हायर के लिए लिया है, वेदर यू आर अवेयर और नॉट, यू आर लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर हायर के लिए नहीं लिया है और उसको नहीं पता है तो वो लायबल नहीं है। लेकिन अगर हायर के लिए नहीं लिया है और उसको पता है तो वो लायबल होने वाला है, दैट इज टू से बेलर वहां पे लायबल रहने वाला है। तो ए इज इंजर्ड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बी इज, क्या बी लायबल है? रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर इंजरी, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर इंजरी, not responsible for A's injury because the injury was not caused by B. So what? Your property was there, आपसे हायर किया है उसने प्रॉपर्टी तो आपकी प्रॉपर्टी से हुआ है। Not responsible for A's injury because A should have been alert himself. तो what will be the right answer? He is responsible. वो responsible है, क्योंकि ध्यान रखना बेटा, एक होता है हायर के लिए, एक होता है नॉट हायर के लिए। अगर हायर में चाहे अवेयर है या नॉट अवेयर है, आपका बेलर लायबल रहेगा। नॉट हायर में अगर वो अवेयर है तभी लायबल रहेगा, लेकिन वो नॉट अवेयर है अबाउट एनी डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी तो फिर वो लायबल नहीं रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 इट सेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अ कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड डिलीवर 500 बेल्स ऑफ कॉटन टू बी ऑन अ फिक्स्ड डे। फिक्स डे पे वो डिसाइड करता है कि बी को वो बेल्स देगा। ए नोज नथिंग ऑफ बीज मोड ऑफ कंडक्टिंग हिज बिजनेस, उसे नहीं पता कि वो बिजनेस कैसे कंडक्ट करता है। A breaks his promise and B having no cotton is obliged to close the mill. भैया A ने बोला B को कि वो 500 bales of cotton देगा। अब A को आगे नहीं पता कि B उस काम का क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, A knows nothing of B's mode of conducting business. A breaks his promise and B have no cotton is obliged to close his mill. अब उसको अपनी मिल बंद करनी पड़ गई। Is A responsible for the loss caused to B by the closing of mill? Answer is no. Why? यहाँ पे बहुत लैंडमार्क केस आता है स्टूडेंट्स, दैट इज हेडले वर्सेस बिग सैंडल, जहां पे पता था ना एक क्रैंक शाफ्ट ना होने की वजह से आपकी मिल इतने दिन तक बंद हो जाएगी, ये कैरियर्स को पता नहीं था। बिकॉज दे कुड हैव अज्यूम्ड एंड दे डिड अज्यूम दैट मिल इज सच अ लार्ज मिल कि आपके पास एक एडिशनल क्रैंक शाफ्ट हो सकता था। अगर आपको इतना एडिशनल लॉस होने वाला था या हो रहा था ऐसा आपको पता था,
तो फिर भैया प्लेंटिव यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस बिफोर, प्रायर इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। अगर आपको स्पेशल डैमेजेस हो रहे हैं तो आप स्पेशल डैमेजेस तब भी क्लेम कर सकते हो जब आप ये हमें पहले इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर दो। दैट वाज द केस जो कि आपका हेडले वर्सेस बिग सैंडल में पूरा रिवॉल्व किया था, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर ये चीज? तो अगर वर्ड ये मार्क करो, नोज नथिंग अबाउट बीज मोड ऑफ कंडक्टिंग, उसको पता ही नहीं कि आगे बी उस कॉटन से करता क्या। अगर पता होता कि इतनी बड़ी मिल है यहाँ पे काम ठप हो जाएगा तो डेफिनेटली वो लाइबल होता, लेकिन पता ही नहीं वो आगे करता क्या है। तो जब पता नहीं है तो मतलब उस ब्रीच की वजह से आपको आगे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं पता, तो जब कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता नहीं है तो कॉन्सिक्वेंसेस के डैमेजेस हम पे नहीं करेंगे। सो फॉर दैट रीजन स्टूडेंट्स, ए इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस कॉज टू बी बाय द क्लोजिंग ऑफ मिल? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस थे आज हमारे पास, जहां पे हमने डीजेएस के सारे एक लास्ट मैराथन कंडक्ट की है। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से अच्छे से जम के पेपर करके आओ। मेक श्योर करना दिमाग थोड़ा अलर्ट रखना, कूल रहे, शांत रहे, काम रहे, कंपोज रहे, एंड पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करें। डोंट बी स्ट्रेस आउट अगर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप करेंगे। सो मेक श्योर कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितना एक सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है, अकॉर्डिंगली आप पेपर को करके आए। आफ्टर यू फिनिश योर पेपर तो डेफिनेटली इस पेपर का सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। सो यस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।